हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अध्याय क्रमांक 6 जिसका नाम है लाइव प्रोसेसेस यानी कि जय प्रक्रम। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट 1 है। इसमें हम सारे के सारे जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको कवर करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे अपने दिमाग के अंदर फिट करेंगे। पहला ही सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि कोई डाउट आएगा तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए भैया, पोषण की परिभाषा दीजिए और यह जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हमें जैविक काम करने के लिए, जितने भी काम है उसको करने के लिए जरूरत होती है ऊर्जा की। बहुत ध्यान से देखना, हमें जो है जरूरत होती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी की, जिससे हम जो है भैया अलग अलग प्रकार के काम कर सकें। हमें जो है सोने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमें खेलने कूदने के लिए, हमें जो है पढ़ाई की एक्टिंग करने के लिए जरूरत होती है किसकी? राइट। तो हमें जरूरत होती है ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ये ऊर्जा हमको मिलती है भोजन से। ये हमको कहां से मिलती है? तो जब भोजन में आपका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है, क्लियर है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है श्वसन प्रक्रिया में, तब जाकर हमें मिलती है ऊर्जा। तो इस ऊर्जा के लिए हमें चाहिए क्या? भोजन। इस ऊर्जा के लिए हमें चाहिए भोजन यानी कि ग्लूकोज, और वो अपने को कैसे मिलेगा? पोषण से मिलेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसी विधि या तरीका जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें चाहिए होती है ऊर्जा, और ये ऊर्जा जो है हमें पोषण में मिलने वाले ग्लूकोज से इसकी पूर्ति होती है। तो बढ़िया सवाल था, आगाज बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। हम बढ़ रहे हैं भैया अगले सवाल की तरफ। इसका आप एक तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट 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 राइट। और अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि हमारा जो अमाशय है उसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है। एक बार इसको अपने से आप ट्राई कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो भैया सवाल आपने पढ़ लिया होगा, जवाब भी आपको पता होगा, और कहानी बड़ी शानदार है कि हमारे अमाशय में जो अम्ल होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जठर रस, जिसमें जो है पाया जाता है क्या? खतरनाक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसको आप कह सकते हो बहुत ज्यादा सांद्र HCl जो है वो पाया जाता है हमारे अमाशय में। अब सवाल पैदा होता है इसकी भूमिका क्या होती है? सर क्यों इतना खतरनाक एसिड जो है वो हमने पेट में लेकर हम चलते हैं? तो देखो भैया, ऐसा है कि ये जो है ये हमारे, देखो दो काम। पहला तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। अब आप बोलोगे सर अम्लीय काहे बनाता है, मतलब क्या जरूरत है? अरे बाबूजी, हमारा जो क्या है पेट है, वहां पर पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है उसको काम करने के लिए अम्लीय माध्यम की जरूरत होती है। तो HCl जो है भोजन को पहली बात तो अम्लीय बनाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे अमाशय में जितने भी हमारे अमाशय में आने वाले जीवाणु हैं, बात समझ में, क्योंकि आप जितनी चीजें खा रहे हो, आप जितनी भी चीजें खा रहे हो, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज बहुत ज्यादा गर्म हो। क्लियर है? तो जितने भी जीवाणु हमारे पेट में पहुंच रहे हैं उन सबको नष्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सोच कर देखो, हम इतनी अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं और हमारा जो पेट है उसके अंदर का जो HCl है वो सबको कैसा करता है? गला देता है, पचा देता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए हमारे अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है और भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे जो पाचन तंत्र है वो अच्छे तरीके से हो सके। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लिया जाए। हरी अप। ठीक है जी, चलिए चलो और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है भैया? भोजन के पाचन में लार जो है, राइट, जिसके अंदर एमिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज या एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। भोजन के पाचन में लार की जो भूमिका है वो अपने को बतानी है। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है, पूछते रहेंगे, हम सब बेस का रिप्लाई देते रहेंगे। घबराने वाली कोनो बात नहीं है बाबूजी। राइट बोलो यस सर। चलो, तो भैया लार एक प्रकार का पाचक रस है। जैसा कि आप जानते हो कि जो भोजन का पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है? भैया मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। और जैसे आप मुख गुहा कहते हो, बेसिकली ये वाला जो पोर्शन हमारा, राइट, इसके अंदर क्या क्या है? तो भैया इसके अंदर दांत हैं। बोलो यस सर। जो भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं।
साथ में जो है यहां पर जीभ है, बोलो यस सर। साथ में या बात करेंगे तो यहां पर लार है। ये जो 3 इडियट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, ये मिलकर पूरा का पूरा खेल खेलते हैं और यहीं से भोजन का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। मुख्य रूप से तो नहीं होता, पर पाचन यहां से शुरू हो जाता है। राइट, तो ध्यान से देखिएगा, ये भोजन को चिकना और मुलायम बनाता है क्योंकि इसके नीचे जो ग्रास नली होती है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। अब यदि भोजन अब मान लेते हैं आपने खाया पापड़, अच्छा, अरे पापड़ का है, जब अपने पास मेन्यू में पानी पूरी है तो अपन ने खाया पानी पूरी एकदम ऐसी जो है मस्त, बिल्कुल एकदम क्रंची, क्लियर। आपने जो है पानी पूरी खाई एकदम क्रंची विद एक्स्ट्रा तीखापन विद एक्स्ट्रा नमकीन फ्लेवर। आपने खाई पानी पूरी, आपने फ्लेवर के लिए उसमें प्याज भी डाल दिया। अब वो जो पानी पूरी है वो कैसी है भाई, वो जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो है नहीं, तो यदि लार उसको चिकना और मुलायम नहीं बनाएगी तो खाते टाइम तो ठीक है, खूब मजा लोगे। ऐसे सूखी खाओगे भैया, मांग मांग के एक सूखी और दो, दूसरी सूखी दो, तीसरी सूखी दो, करते नहीं करते इंडियंस ये सब काम पूरे बढ़िया तरीके से करते। पर उसके बाद जब वो ग्रास नली में एंटर करेगी वहां पर खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ग्रास नली छिल सकती है उसके कारण। इसीलिए जो है भोजन को चिकना और मुलायम होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, ये भोजन के पाचन में मदद करता है, क्योंकि राइट, क्योंकि इसमें जो एमिलेज और टाइलिन होता है ये क्या करता है, ये भोजन के अंदर जितनी चीजें होती हैं उनका पाचन शुरू कर देता है। जैसे कि टाइलिन जो है वो स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देगा, और एमिलेज जो है वो जटिल अणु, क्लियर, मंड को जो है क्या करेगा भैया, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो चारों ही पॉइंट्स को अपनी खोपड़ी में और अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लो। बढ़िया सवाल था, गर्दा उड़ा दिया, निपटा दिया अपन ने, स्क्रीनशॉट, हरी अप, ठीक है जी। जैसा कि आप जानते हो भैया परीक्षाओं का समय है, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। अपन इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, कि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ लिया जाए सीधे अपने वो रडार में रहेगा। बोलो यस सर। हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में कि भैया प्राणी संपोषण जो है वो किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। आपने कहा सर बताओ तो जरा, प्राणी संपोषण जो है वो किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर हमारे पास जो है 5, यदि हम बात करते हैं प्राणी संपोषण की, क्लियर, तो इसमें प्राणी जो है वो अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ले सकते हैं, और ये जो पूरी क्रिया है ये 5 तरीके से हो सकती है। अब आप बोलोगे सर 5 तरीके कौन से, तो भैया देखो, सबसे पहले अंतःग्रहण है, क्लियर, बोलो यस सर। सबसे पहले जो है वो क्या है, अंतःग्रहण, अच्छा जी, इंजेक्शन जैसे हम कहते हैं। इसके बाद पाचन है, जैसे हम लोग जो है डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अब्जॉर्प्शन है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अवशोषण कहते हैं। उसके बाद जो है स्वांगीकरण, जैसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। इंग्लिश में भी तो नोट करते जाइए बाबू जी, राइट, बोला यस सर। चलो, अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, स्वांगीकरण हुआ, और लास्ट में जो है आप इसको बहिष्करण कह सकते हो, क्योंकि जो बिना वाला पचा हुआ भोजन है उसको जो है हम शरीर से मल द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वो तरीका है जिसमें हम भोजन को, राइट, अपना जो पाचन तंत्र है उसके अंदर पहुंचाते हैं। मतलब ये कि मैं कहूं कि क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर मुख गुहा, राइट, में भोजन पहुंचाना। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद क्या है, पाचन है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो पाचन में होती हैं उसको हम यहां पर कहते हैं। इसके बाद जब पाचन हो जाता है, तो उसमें से क्या करना होता है, ग्लूकोज का, ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक तो ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, अमीनो अम्ल है, और क्या है, तो बहुत सारे जो है वसा अम्ल है। इन सब का अवशोषण करना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर क्या जरूरत है, मतलब ऐसा क्यों हमने किया। अरे बाबूजी बड़ी सिंपल सी कहानी, ऐसा काहे अपने को करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसा है, यही तो अपना ईंधन है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ही ऑक्सीजन के साथ तो मिलता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सब लोग जो हैं कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, हम, और हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है, कोशिका, बोले तो सेल। अब कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर भैया श्वसन करता है, जिससे एनर्जी अपने को मिलती है एटीपी के रूप में, और वो जो ऊर्जा अपने को मिलती है उसको अपन यूज करते हैं काम धाम करने के लिए। सिंपल सी कहानी।
तो अवशोषण होना है इन सबका। स्वांगीकरण का मतलब यह होता है कि जो भी चीजें अवशोषित हुई हैं उसका क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी अध बचा या बिना पचा भोजन है जिससे आपने सारे पोषक तत्व और वो सारी चीजें निकाल दिए हो, उसको हम क्या कर देते हैं, बहिष्करण कर देते हैं मल द्वार के माध्यम से। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो भैया ये पोषण जो है 5 प्रक्रियाओं में खत्म होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन उन्हीं को होगा जो ज्यादा पढ़ेंगे, वो कहते हैं सर इसको उत्सर्जन काहे नहीं लिखते, क्योंकि वो चीज शरीर से बाहर निकल रही है। पर देखो, उसको अपन अपशिष्ट नहीं मानते, उसको हम लोग बिना पचा हुआ भोजन मानते हैं। अपशिष्ट हमारे शरीर के अंदर होता है यूरिया, जो कि हमारी जो किडनी होती है, एक जोड़ी किडनी यानी कि वृक्क की यदि हम बात करें तो हमारी जो किडनी होती है, हमारी जो वृक्क होती है, वो इस यूरिया को मूत्र के रूप से बाहर निकाल देती है। तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है। ये जो इजेक्शन है, बहिष्करण है, ये बेसिकली उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए हम इसको इजेक्शन, हम इसको जो है उत्सर्जन नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, बहिष्करण बोलते हैं। क्लियर कहानी, बोला यस सर। चलिए, तो ये 5 वो तरीके हैं जिसके कारण पोषण जो है वो कैसा होता है, पूरा होता है। क्लियर है कहानी, बोला यस सर। बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ, बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, हम बात करेंगे कि भैया पाचक एंजाइम जो है क्या कार्य है। अब देखो, इस पर अपन पूरा एक निबंध लिख सकते हैं, पर हम बात कर रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, प्रश्नों के बारे में। तो कहानी बड़ी क्लियर है कि हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। पर एंजाइम जो होता है वो विभिन्न भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को, राइट, एंजाइम जो होता है वो भोजन के विभिन्न जटिल तत्वों से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है, ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके। और पाचन करना क्यों जरूरी है, ताकि देखो हम जो है क्या ले सके, ग्लूकोज ले सके, ठीक है। अपने को ग्लूकोज चाहिए, बोलो यस सर। अपने को और क्या मांगता है भैया, जीवन की जो गाड़ी है उसको आगे चलाने के लिए और क्या मांगता है, तो हमको अमीनो अम्ल मांगता है, बोलो यस सर। अमीनो अम्ल मांगता है, बोलो यस सर। और अपन को क्या मांगता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और हमको क्या मांगता है, तो हमको मांगता है, ध्यान से देखना, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए ना। अब एक एंजाइम तो ये करने वाला नहीं है। अब पेप्सिन पाया जाता है आपका पेट में, एमिलेज जो है वो आपका पाया जाता है लार में। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो ऐसे बहुत सारे जो एंजाइम है वो हमारे पाचन तंत्र का भाग है। हमारी, अच्छा सुनो, ये बताऊंगा नहीं, ये पूछूंगा, हमारी जो अग्नाशय है, हमारी जो पैंक्रिया है, इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। हमारी जो पैंक्रिया है, अग्नाशय है, उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। मुझे सबके नाम और काम कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे भैया इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बोलो यस सर। चलो, तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल ये इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, पोषक तत्व हैं, इसीलिए इनका पाचन करना, इनका अवशोषण करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाते हैं, ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके और पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके, वो भी लिख देना। और पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। ओके जी, चलो क्लियर है कहानी। तो ये काम कौन करता है, ये सब हमारे पाचन एंजाइम करते हैं। और पूरा कॉन्सेप्ट, यदि आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा समय निकालिए, टॉपिक वाइज में अपन ने सारे एंजाइम के कॉन्सेप्ट्स को तरीके से रगड़ा है, ताकि आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट हो जाए। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ेंगे आगे, हरी अप। पक्का वो 3 एंजाइम के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बाबूजी, ठीक है। चलो आओ बेटा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक की कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। सबसे पहले तो भैया प्रकाश संश्लेषण को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। बात समझ में आई। पौधे जो हैं स्वपोषी स्तर पे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके लिए उनको जरूरत है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की।
तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उनके अंदर जो रंध्र छिद्र होते हैं, पौधों के अंदर जितने भी रंध्र छिद्र होते हैं, राइट, जितने भी रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे हम लोग बेसिकली स्टोमेटा कहते हैं, राइट, तो वो उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली वायुमंडल से ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डायरेक्टली कहां से ले लेंगे, तो भैया वायुमंडल से ले लेंगे। पर यदि हम बात करते हैं जल की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं जल की, तो कौन लेकर आता है, तो जाइलम लेकर आता है। कौन लेकर आता है, तो आप बोलेंगे सर जाइलम लेकर आता है। अरे कहां से लेकर आता है भैया, जड़ों के माध्यम से लेकर आता है। अब आप बोलोगे सर जड़ जो है उसमें थोड़ी पानी होता है, पानी तो जमीन के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात, तो जड़ों के अंदर से लेकर आता है। और जड़ें कहां पर होती हैं, तो बाबूजी जमीन के अंदर होती है। बोलो यस सर। अनुप्रास अलंकार का बेस्ट एग्जांपल, जाइलम जो है जड़ों के माध्यम से जल लेकर आता है जमीन के अंदर से, और जाइलम एक मृत ऊतक है। तो ज की यहां पर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार है। पर अभी अपन अलंकार से थोड़ा हटकर बात करते हैं कि जो जल है वो जाइलम लेकर आता है। दो ही चीजें चाहिए, बोलो यस सर। दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो हमारी अकार्बनिक हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अकार्बनिक चीजों से हम बनाते हैं यहां पर कार्बनिक ग्लूकोज। बोलो यस सर। तो यार डेफिनेशन के साथ साथ जो है रिएक्शन भी हो जाए और सोने पे सुहागा, चलो डेफिनेट निपटाते हैं। पहली बात तो सुनो, अभी बहुत घबरा लिया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी ऐसे क्वेश्चन में, टॉपिक में इतना दम नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं कि भाई आप लोगों के दिमाग को क्या कर सके, चैलेंज कर सके। यदि एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे होगे ना, आपके पूरा खोपड़ी के अंदर सेट हो रहा होगा, घबराने वाली कोनो बात नहीं है। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 मिल गया, बोलो यस सर। CO2 के साथ H2O मिल गया, बोलो यस सर। और अपने को चाहिए रोशनी, तो अपने को चाहिए रोशनी। किसकी रोशनी, तो भैया सूरज की रोशनी। तो हमें चाहिए सूरज की रोशनी, और हमको जो चाहिए, राइट, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक भी चाहिए। तो इसको तो हम हरे रंग से लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम हरित लवक भी चाहिए। आपने कहा ओके सर, हाँ ठीक है, हरित लवक भी चाहिए, मिल गया हरित लवक। और आगे बढ़ते हैं, चलो। यहां मिलेगा C6H12O6, यही है ग्लूकोज। बात समझ में आई? यही जो है मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व है, जिसके कारण पौधों की और हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो आगे की तरफ चलती है। मुख्य ईंधन यही है भैया, मुख्य पोषक तत्व यही है। साथ में मिलती है अपने को क्या, ऑक्सीजन, और मिलता है अपने को क्या, जल। और इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, पूर्ण होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिल गई कहां से, वायुमंडल से, वही जो हम श्वसन के दौरान बाहर निकालते हैं। और जो है जल मिल गया कहां से, मिट्टी से, जमीन से। क्लियर है? और प्रकाश अपने को कहां से मिला, तो रोशनी अपने पास कहां से आएगी, सूरज के पास से आएगी। और पत्तियों के अंदर होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और साथ मेरी प्रकाश संश्लेषण की बात होगी तो आप इसको एक जैव रासायनिक ठीक है क्रिया भी कह सकते हो। आपने कहा अरे वाह सर, ये तो और बढ़िया हो गया, नॉलेज ऐड कर लिया अपन। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लिया जाए, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। कौन घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो नोट कर लो, पक्का? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। अगला सवाल, अच्छा बहुत बढ़िया। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका अपन डिस्कशन कर चुके हैं, जल्दी हो जाएगा अपने खत्म, है ना। आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, राइट, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन 6वीं क्लास से 7वीं क्लास से जो है रटते हुए आ रहे हैं। हम सबने छोटी क्लासेस में रटा कि सर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से बनाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसके कारण बनता है भोजन पौधों का। ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है।
तो अब कुछ दिनों बाद एग्जाम है, तो ये वाली कहानी तो सबको क्लियर है, इसलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे, कुछ सीखेंगे और धमाकेदार, है ना। आ जाओ, चलो अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो ध्यान से देखिए, जब भी आप बात करोगे किसकी, स्वपोषी पोषण की, आपको प्रकाश संश्लेषण ही करना पड़ेगा। मतलब स्वपोषी पोषण बेसिकली होता किस में? तो आप बोलेंगे सर स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाना, अपना खाना खुद बनाना, अपना खाना खुद बनाना स्वपोषी पोषण है। तो भाई सीधे सी बात है, पादपों में होगा ना। तो किस में होगा? तो भैया पादपों में होगा। अपना भोजन पौधे खुद बनाते हैं, तो पादप में यदि होगा तो हम बात करेंगे किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। आपने कहा ओके सर। तो प्रकाश संश्लेषण जो है उसके माध्यम से पादप क्या करेगा? अपना भोजन खुद बनाएगा। आपने कहा ओके सर, ये तो सही वाली बात है, बढ़िया चल रहा है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो हैं वो अपने को क्या चाहिए भैया? पहले तो पर्णहरित चाहिए, मतलब पहली बात हरी पत्तियां चाहिए, हरी पत्तियां, ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरी बात जल चाहिए, और चौथी बात अपने को चाहिए सूरज की रोशनी। क्या चाहिए? तो आपने कहा सर सूरज की रोशनी चाहिए, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो हमें कौन सी चीज चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए। और ठीक है, ये सारी जब चीजें अपने पास होंगी तो पौधा जो है वो क्या करेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट, पौधा जो है वो अपना भोजन खुद बनाएगा। उत्पाद इसके क्या है उसको हम देख चुके हैं। ग्लूकोज जो कि मुख्य उत्पाद है, ऑक्सीजन है जो कि वातावरण में छोड़ दिया जाता है रंध्र छिद्रों के द्वारा, और बाबूजी जो जल है यदि वो ज्यादा कम है तो उपयोग हो जाएगा, और ज्यादा है तो भैया ट्रांसपिरेशन उसका हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जल बाहर चला जाता है। ठीक है जी, बोलेंगे यस सर। एक तगड़ा वाला जो है स्क्रीनशॉट हो जाए, और आपको लेकर चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ, जो कि और इंटरेस्टिंग है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है, और एक एक सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है, और खोपड़ी के अंदर कॉन्सेप्ट को फिट करना है। यही सब तो एग्जाम में आएगा यार, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है कहानी? बोला यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी लो, हरी अप। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। हमारे शरीर में वसा का जो पाचन है वो कैसे होता है, और यह प्रक्रम कहां पर होता है? बात समझ में आई? तो जैसा कि आप जानते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट है वसा है और प्रोटीन है, मैं सभी लिख देता हूं, कार्बो, वसा, बहुत ध्यान से देखना, वसा और प्रोटीन। ठीक है, तो इन सब का मुख्य रूप से जो पाचन है वो बेसिकली कहां पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। अब ना छोटी आंत देखो, पता है क्यों कही जाती है? क्योंकि छोटे जगह पर रहती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट छोटी आंत। पर ये बड़ी लंबी आंत होती है। छोटी आंत सिर्फ कहने के लिए जो है छोटी आंत है, पर ये बड़ी लंबी होती है भैया, लगभग 6 से लेकर 7 मीटर के आसपास। अरे बाबा, समझ रहे हो आप लोग? 6 से लेकर 7 मीटर के आसपास तो इसकी लंबाई होती है, और काम तो और भी बड़े होते हैं, क्योंकि यदि छोटी आंत नहीं होगी, यदि छोटी आंत नहीं होगी तो पाचन हो ही नहीं सकता, और सीधे जो है टाटा बाय बाय, खेल खल्लास। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो छोटी आंत जो है बड़ा काम करती है, पर वो क्योंकि कम जगह पर होती है इसलिए हम उसको छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, तो क्या काम करती है? बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत जो है वो बड़ा काम करती है। तो आप बात करें कार्बोहाइड्रेट की, आप बात करें वसा की, या फिर आप बात कर रहे हैं प्रोटीन की, सबका जो पाचन है वो मुख्य रूप से कहां पर होता है? छोटी आंत, जिसको हम लोग शतरांत भी कहते हैं, उसके अंदर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बहुत ध्यान से देखना, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, जब भी वसा के पाचन की बात आती है यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, पूरा समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, पहले ये नोट करो, पक्का? अब देखो पहली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे शरीर में वसा का जो पाचन है वो आहार नाल के शुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है, राइट, और यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन की अम्लता को क्षारीयता में बदल देता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, अम्लता कहां से आ गई भोजन के पास? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो अब जो चीज बता रहा हूं उसको सुनना ध्यान से, क्योंकि यहीं से तो पूछे जाएंगे बाबूजी सवाल। ठीक है जी, चलो इसको गोला लगाया अपन ने, ठीक है, पक्का? आपने कहा ओके सर, बढ़ते हैं आगे। चलिए, मैंने यहां पर लिखा आमाशय, आपने कहा ओके सर।
अमाशय की यदि हम बात करेंगे तो मानते हो ना कि इसके अंदर HCl है। आपने कहा हाँ सर, अमाशय है, इसके अंदर HCl है, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, क्योंकि कुछ चीजें अम्लीय माध्यम में ही डाइजेस्ट होती है। पेप्सिन बिना अम्लीय माध्यम के काम नहीं करने वाला है, और पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि बेसिकली हमारे पेट में पाया जाता है। ओके सर, तो अमाशय से, यार कहां लिखो यार, यही लिखता है। तो अमाशय से जो भी भोजन आता है वो कैसा होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, वो अम्लीय होता है। अमाशय से जो भी भोजन आता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, भोजन कैसा होगा, तो भोजन अम्लीय होगा। तो उसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि अम्लीय भोजन। आपने कहा हाँ सर ठीक है, अम्लीय भोजन है। क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहां पर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर है यकृत, जिसको अपन लीवर कहते हैं। यहां पर क्या है, यकृत, और इसी यकृत के अंदर एक साइड में होता है पित्तरस, जिसका काम होता है पित्ताशय सेक्रेट जो है सेक्रेट करना, यानी कि भेजना किसके पास, तो ग्रहणी के पास। चलिए, तो यहां पर पित्ताशय है। आपने कहा ओके सर। अब देखो ठीक है, अब ये यहां पर छोटी आंत है। छोटी आंत को बनाएंगे कैसे, अपन हरे कलर से बनाते हैं, ठीक है ना। चलो, ये बनाया अपन ने छोटी आंत। चलो, तो ये बनाया हमने छोटी आंत, ये जो है अपन ने बना दी छोटी आंत। अब यहां पर मुख्य रूप से पाचन हो रहा है। आपने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। यहां पर जो है भोजन का मुख्य रूप से क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। ठीक है, पर ये पाचन होने के लिए जो एंजाइम अपने को मिलते हैं, ये पाचन होने के लिए जो एंजाइम अपने को मिलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पाचन के लिए जो भी एंजाइम मिलते हैं, क्लियर, वो एंजाइम अपने को कहां से मिलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो, ये यहां से मुख्य पाचन हो रहा है, मुख्य पाचन, ठीक है, मुख्य पाचन भाग, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम है छोटी आंत। आपने कहा हाँ सर ठीक है, छोटी आंत बना दो, खत्म खेल। तो बाबूजी, छोटी आंत के अंदर मुख्य रूप से पाचन हो रहा है, पर इसके लिए अपने को क्या चाहिए, 3 एंजाइम चाहिए। इसके लिए अपने को 3 एंजाइम चाहिए। बात समझ में आई, बोलो यस सर। इसके लिए अपने को 3 एंजाइम चाहिए ही चाहिए, और वो 3 एंजाइम जो है वो अग्नाशय के अंदर होते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो वो जो 3 एंजाइम है, राइट, वो जो 3 एंजाइम है वो किसके अंदर होते हैं, अग्नाशय के अंदर होते हैं। कौन से होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं हर बार बताता हूं, इस बार आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। 3 एंजाइम निकलते हैं जो अग्नाशय के अंदर होते हैं, जिनका काम होता है भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन है वो करवाना, और वो निकलते हैं एंजाइम अग्नाशय से। जल्दी से नाम बताइए, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, आप लोग हर बार भूल जाते हो, हर बार गड़बड़ हो जाती है। बात समझ में आ रही है। 3 एंजाइम है जो कि कहां से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं, पेंक्रिया से। और देखो, वो तीनों जो एंजाइम निकल रहे हैं ना अग्नाशय से, पता है उनका बड़ा एटीट्यूड है। उनका यह कहना है कि भैया सुनो, हम भोजन का यहां पर पाचन तब तक नहीं होने देंगे जब तक वो जो 3 एंजाइम अग्नाशय से निकल रहे हैं, राइट, वो कहते हैं कि हम भोजन का तब तक पाचन नहीं होने देंगे जब तक हमको हमको क्षारीय भोजन चाहिए। तो भोजन कैसा चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भोजन चाहिए बाबूजी क्षारीय। क्लियर है कहानी। तो वो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम तभी काम करेंगे जब माध्यम कैसा होगा, क्षारीय होगा। कुछ समझ में आया, बोलो यस सर, बिल्कुल सही है। तो माध्यम कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो यकृत कहता है भाई तू नॉट टू वरी, तू मत हो परेशान, मैं बहुत बड़ी ग्रंथि हूं। यकृत यानी कि लीवर जो है वो हमारे शरीर का इधर साइड पे ऐसा, राइट, त्रिकोण साइज का रहता है, ऐसा दिखता है, और बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। यहां पर कहीं पर पित्ताशय होता है। तो यकृत कहता भाई तू मत हो परेशान, तेरे को यहां पर आकर भोजन को पचाना है ना, क्षारीय माध्यम चाहिए ना, देन नॉट टू वरी। देखो, अमाशय में HCl था, बोलो यस सर। अमाशय बोले तो, पेट बोले तो, इसके अंदर क्या था, जठर रस, HCl के कारण भोजन कैसा हो चुका था बाबूजी, अम्लीय हो चुका था। HCl के कारण जो भोजन है वो कैसा हो चुका था, अम्लीय हो चुका था। तो यकृत कहता है भाई तेरे को क्षारीय माध्यम चाहिए ना, अग्नाशय को क्षारीय माध्यम चाहिए। तो यकृत कहता है कि सुनना, नॉट टू वरी, मत हो परेशान, यहां से निकलेगा पित्त रस। यहां से कौन सा रस निकलेगा, पित्त रस निकलेगा, और पित्त रस जो है अम्लीय भोजन को क्या बना देगा, क्षारकीय बना देगा। क्लियर है गाने, बोलो यस सर। और खेल खल्लास, खेल कैसा हुआ, खल्लास। बात समझ में आई। तो ये जो पित्त रस आएगा ये क्या बना देगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्षारीय बना देगा। और जैसे ही क्षारीय बना,
ठीक है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना बहुत जरूरी, नहीं तो इसके एंजाइम जो है भोजन को पचाने वाले नहीं है। अब जैसे ये क्षारीय बना, जैसे ही जो पित्तरस है उसने क्षारकीय बनाया, किसको? भोजन को, जो अमाशय से आ रहा था। जैसे इसने क्षारकीय बनाया, अग्नाशय से जो तीनों प्रकार के एंजाइम, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हर बार बताता हूं, तीनों एंजाइम जो निकले बात समझ में आए, उनकी जो आंखें हैं वो खुल गई और वो भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं छोटी आंत के अंदर। तो पित्त रस का एक काम होता है अम्लीय भोजन को क्या बनाना? क्षारीय बनाना, ताकि अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम है वो अपना पूरा पूरा जो खेल है उसको दिखा सके। तो अब क्या बचा यार, खत्म ही हो गया, अपन ने कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब भैया हाँ, तो वसा का पाचन कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब देखो लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई? तगड़ा वाला एक स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। हरी अब चलिए, तो आपने नोट कर लिया। अब भाई अंदर की बात क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे शरीर में वसा का जो पाचन है वो आहार नाल के शुद्रांत में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यकृत का काम क्या है वो अपन देख चुके हैं। यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो भोजन की अम्लीयता को क्षारीयता में बदल देता है और पित्त रस वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है। ठीक है, जो पित्त रस होता है वो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, क्योंकि बिना इसके जो है एंजाइम आपका काम नहीं करने वाला। जिससे क्या है, जिसको अपन कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण क्रिया कहते हैं। और भैया वो जो 3 एंजाइम की अपन बात कर रहे थे ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज, इसमें ये जो लाइपेज है, बात समझ में आई? बोलो यस सर। ये जो लाइपेज एंजाइम है, अब तो अच्छा नाम बता ही दिया मैंने, ठीक है। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज 3 ऐसे एंजाइम हैं जो अग्नाशय से निकलते हैं। इसको अपन लिख देते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। चलो आपकी हेल्प कर दिया, अब याद रखना। तो ये निकलते हैं आपके कहां से भैया? अग्नाशय से, राइट। इसमें जो लाइपेज है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड वसा जो रहेगा उसको वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देगा, और इसके कारण जो फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल है उसका क्या होता है, पाचन होता है, और वो शरीर द्वारा जो विली यानी कि दीर्घरोम है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हाँ जी, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो कच्ची सामग्री की जब हम बात करेंगे तो किस चीज के लिए? तो हम बात करेंगे इसको जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए। बात समझ में आई? मतलब जैविक रूप में, हम जीव विज्ञान के टर्म्स में यदि बात कर रहे हैं तो। नहीं तो आप पता है क्या बोलोगे, सर रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है कच्ची सामग्रियां, मूलभूत आवश्यकताएं, भैया उसकी बात नहीं करना, हम जीव विज्ञान के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो शारीरिक वृद्धि के लिए हमें जो है बाहर से अलग अलग प्रकार की कच्ची सामग्री की जरूरत है, और पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से, इसको तो मिटा ही देता हूं यहां से, हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भैया? कार्बनिक यौगिक। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ में भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, पर मुख्य खाद्य सामग्री जिसको हम ईंधन कह सकते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जैसे ग्लूकोज की यदि हम बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है एटीपी के रूप में। तो कार्बन यौगिक हो सकते हैं, जिसमें भी मुख्य रूप से कौन है? तो भैया ग्लूकोज है। बोलो यस सर। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था? आप बोलोगे सर फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल है। बिल्कुल सही है, वसीय अम्ल है बाबूजी। और यदि हम बात करें तो और क्या है? तो देखो, एक तो ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसीय अम्ल हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन। तो ये जो है मूलभूत खाद्य सामग्री है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि यदि हम इसको उपयोग नहीं करेंगे तो एटीपी के रूप में हमको जो ऊर्जा मिल रही है, बात समझ में आ गई, वो हमको मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, और उससे हमारी जो कोशिकाएं होंगी वो मृत हो जाएंगी। कोशिकाएं यदि मर जाएंगी तो ऊतक मर जाएगा। ऊतक यदि मर गया तो ध्यान से देखिएगा भैया, ऊतक यदि मर गया, क्लियर? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। ऊतक यदि मर गया तो उस सिचुएशन में जो है हमारे अंग खराब हो जाएंगे। अंग खराब हो गए तो अंग तंत्र खराब हो जाएगा, और आप जानते हो कि जो अंग तंत्र है उसी से शरीर मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो शरीर है खल्लास, मतलब ये कि फोटो पे सीधे टंग जाएगी माला। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। अगला सवाल का हम जो है क्या कर रहे हैं भैया? अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी आप बात करते हो जैविक प्रक्रियाओं की, बात समझ में, जब भी आप बात करते हो जैविक प्रक्रियाओं की, तो संचालन के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए हमें जो है ऊर्जा की जरूरत होती है। हमें जो है किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। अब आप बोलोगे सर कैसे मिलेगी? बहुत ध्यान से देखेंगे। C6H12O6 वायवीय श्वसन के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। साथ में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है खेल चालू रहेगा। CO2 देन H2O, देन यहां पर ऊर्जा अपने को मिलेगी किस रूप में? तो आप बोलोगे सर ATP के रूप में। बात समझ में? तो यदि आपको ध्यान से देखेगा, अब आपको यदि ऊर्जा चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, अब आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आपने कहा हाँ सर एनर्जी ऊर्जा तो चाहिए। एनर्जी और ऊर्जा नहीं रहती ना सर, बहुत अजीब सा लगता है सर। सर पता है आपको, बहुत देर तक पढ़ाई करो तो भूख लग जाती है सर, फिर हम सोचते हैं कि 2 मिनट फोन चलाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे, पर ऐसा हो ही नहीं पाता है सर। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता है सर। तो भैया ये कहानी घर घर की है, अपने को टेंशन नहीं लेना है, अपने को सवाल करना है। क्लियर है? जितने सवाल करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, परेशान होने वाली कोनो बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि अब सब लोगों को ऊर्जा की जरूरत तो है ही है। अब ऊर्जा यदि आपको चाहिए तो उसके लिए ईंधन भी चाहिए, सीधी सी बात। तो ये जो चीज है ना बाबूजी, राइट, इसको हम बोलते हैं ईंधन। और ये जो ईंधन है ये अपने को कहां से मिलता है? पोषण से। बोलो यस सर। छोटी आंत में इसी ग्लूकोज का तो अवशोषण किया था किसने? विली यानी कि दीर्घरोम ने। राइट, बोलो यस सर। तो छोटी आंत में पोषण के माध्यम से इसी ईंधन का तो अवशोषण हुआ था, और इसके बाद इसको जो दीर्घरोम है, विली है, उसने ब्लड में डाल दिया, और ब्लड जो है प्रत्येक कोशिका हमारे शरीर की जो है वहां तक इस ग्लूकोज को लेकर गया। तो कुल मिलाकर जीवन की जो गड्डी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? पोषण से। तो सीधी बात यह कि जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? तो भैया ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और जो भी शारीरिक क्लियर, बोलो यस सर, प्रक्रम के लिए। क्लियर है? और इन्हीं शारीरिक प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो बाबूजी हम कहते हैं जय प्रक्रम। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। और ऐसा करते करते इस पूरे चैप्टर को अपन निपटा देंगे, कोनो घबराने वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। कोई वस्तु यदि सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या मापदंड का उपयोग करेंगे? भाई सीधी सी बात, उसमें जय प्रक्रम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर जय प्रक्रम ये क्या चीज होती है? राइट, चैप्टर का नाम सुना है, जय प्रक्रम क्या होती है? तो कुछ ऐसी, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार होते रहती है, उसको अपन कहते हैं जय प्रक्रम। जैसे कि पोषण लेना यानी कि पाचन तंत्र, जैसे कि जो है ऊर्जा बनाना यानी कि श्वसन तंत्र, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाना, श्वसन के बाद निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से उठाना, और जो है फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं उनके पास पहुंचाना, उसको बोलना सोने, इसको बाहर कर, वातावरण में भेज दे, पौधे खाएंगे इसको। बात समझ में आई? और जो भैया हमारा ब्लड है वो हार्मोनों को लेकर जाता है, तो वहन तंत्र। और जो अपशिष्ट हमारे शरीर में बनता है, जैसे हम कहते हैं यूरिया, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बाबूजी, बड़े ध्यान से देखिएगा, यूरिया, ऐसे अपशिष्टों को उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकालना। तो सीधी बात यह कि जो सजीव वस्तु है उसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, जय प्रक्रम हमेशा चलता रहता है। यह मूलभूत है। यह कैसा है? मूलभूत है, वो सजीव है। बात समझ में आई? अब देखो, नियंत्रण समन्वय नहीं हो, अच्छे से हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सजीव ही रहेगा। बात समझ में आई? आपका प्रजनन हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, पर वो जो वस्तु है वो कैसी रहेगी? वो प्राणी है, वो सजीव ही माना जाएगा। तो जिसके अंदर जय प्रक्रम हो रहा है वो कैसा है? सजीव है, और यही सबसे उत्तम मापदंड है। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम थोड़ा सा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टर्म्स में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भैया सजीवों की सभी संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी है, जो हमेशा गति में रहती हैं। इन अणुओं की गति ही किसी सजीव होने का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त सजीव जो है वो विभिन्न प्रकार के जय प्रक्रम करते हैं जो कि निर्जीव नहीं कर सकते, जैसे कि ये पेन।
इस पेन को सुबह से लेकर शाम तक अपन लोग जो है बोर्ड के ऊपर घिसते रहते हैं। आज तक इस बेचारे ने अपना दर्द जो है ना वो बयां नहीं किया कि सुबह से लेकर शाम तक जो है आप भैया इसको ऐसे घिसते रहते हो, फ्रिक्शन होता रहता है। इसको आज तक दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये निर्जीव है, राइट। इसके अंदर कोई भी प्रकार का जय प्रक्रम नहीं होता, तो जिसमें ऑटोमेटिकली गति होती है, क्लियर, जिसके अंदर जय प्रक्रम चल रहे होते हैं वही सब कैसे हैं, सजीव है। उसके अलावा जो चीजें हैं जैसे कि ये पेन हो गया, जैसे कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, आपकी कॉपी किताब बॉटल हो सकती है, ये सब कैसी हैं, निर्जीव हैं, ठीक है जी। इसीलिए हम पौधे जो होते हैं उसको सजीवों में मानते हैं, क्योंकि पौधों के अंदर भी ये सारी जो चीजें होती हैं वो चल रही होती है। पौधा बड़ा इंटेलिजेंट होता है, पेड़ पौधे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बाबूजी, बात समझ में आई। जिधर रोशनी होती है ना, सूरज की रोशनी, उधर ही उनका जो प्रतान होता है वो मुड़ जाता है। जड़ें इतनी स्मार्ट होती हैं, जड़ें इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि भैया जमीन के अंदर जिधर पानी होगा उधर की तरफ ही वो जाएंगी। इसलिए तालाब के किनारे क्या पेड़ देखिएगा, जो जड़ होती है उसका एक भाग जो है किनारे से पानी के अंदर मिल जाता है। क्लियर है कहानी। पेड़ पौधे भयंकर इंटेलिजेंट, कि जैसे ही पता चलता है कि अब ये पत्ती पुरानी हो गई है, अब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, अब इसको बैठा के खिलाना ही है, अब ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, तो पता है क्या होता है, एस्बेक्सिक अम्ल जैसे जो आपके हार्मोन होते हैं उस पत्ती को झड़ा देते हैं। बात समझ में आई। तो जिन सब में जय प्रक्रम चल रहा है वो सजीव हैं, जिनमें नहीं चल रहा है वो निर्जीव हैं, जैसे कि ये पेन। क्लियर है कहानी वाला? यस सर। नोट किया जाए, अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। यार मेरे को एक जो बात है बस वो बता दो, अपन जितना यहां पर बतिया रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, क्या सब कुछ आपकी खोपड़ी के अंदर बढ़िया से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताना। यदि समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, बताने की जरूरत नहीं है, पर यदि समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाइए और सीधे बोल दीजिए सर थोड़ा मजा नहीं आया, बढ़िया तरीके से और बता दो, ठीक है जी, तो और अच्छे से कोशिश करेंगे हम। क्लियर? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। अगला सवाल, हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों पर्याप्त है? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं मैंने कि यहां पर इंसान बनाया, ठीक है, सस्ती वाली ड्राइंग से बना रहा हूं भाई, इसलिए कोई ये मत बोलना कि सर आपकी जो ड्राइंग है, ठीक है, बड़ी वो खतरनाक टाइप की है, ड्राइंग ही नहीं है बेसिकली, है ना। चलो, तो ये सस्ती वाली ड्राइंग से मैंने जो है इंसान बनाया यहाँ पर, ये ऐसा, ठीक है। और भैया ये बन गया हाथ, और ये बन गया इधर का हाथ, और ये बन गए यहाँ पर बाल, इसके तो बाल हैं तो बना देते हैं अपन, ठीक है। चलो, ये बन गई आंखें, और ये बन गया, अरे मूवी तो बनाना पड़ेगा, ये तो जय प्रक्रम कैसे करेगा भाई। चलो, अब आप इस ड्राइंग को 5 में से रेटिंग दे सकते हैं, मेरे को पता है 1 के ऊपर जाएगी भी नहीं रेटिंग, ठीक है। चलो, काम की बात पर आता है। अब हमारे जैसे बहुकोषीय जीव जो है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, देखो आप ऑक्सीजन क्यों चाहिए बताओ। सबसे पहला तो ये सवाल है कि ये हम बोलते हैं कि भैया ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु है, काहे प्राणवायु है वो भी तो अपन देख लें। तो ध्यान से देखना क्या होता है, हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है ना बेटा, वो अपने को कहां से मिलती है? वो श्वसन से मिलती है, और उस श्वसन के लिए अपने को ऑक्सीजन चाहिए। रिएक्शन लिखेंगे जल्दी समझ में आएगा। C6H12O6 के साथ O2 को जब आप मिलाओगे, पाइरुवेट बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होगी, CO2 गैस निकलेगी, H2O मिलेगा और अपने को ऊर्जा मिलेगी। तो एक बात आपके दिमाग के अंदर सीधे चमक गई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कि ऑक्सीजन जो है वो तो चाहिए, अपन को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। और वो जो ग्लूकोज है, जब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, दहन नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा अपन को ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। और ऊर्जा यदि नहीं मिलेगी तो ये जो भाई आपको दिख रहा है इसके फोटो के ऊपर चल जाएगी माला। क्लियर है का नहीं? बोलो यस सर। तो ऑक्सीजन तो चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एक बात बताओ, यदि ये यहां से ऑक्सीजन ले भी लेता है तो इतनी जटिल है, बहुकोषीय जीव है, हम सब बहुकोषीय हैं, जटिल है, तो भाई ऑक्सीजन यहां तक कैसे पहुंचेगी? अपने को हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। बोलो यस सर। अब विसरण के माध्यम से यदि ऑक्सीजन हम पहुंचाने लगे तो हजारों साल लग जाएंगे, मतलब सैकड़ों साल लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, समझ लो आप। कई दिनों में ऑक्सीजन जो है वो यहां तक पहुंचेगी, तब तक तो वहां पर ऊर्जा मिलेगी नहीं, और वो पेड़ जो पैर है वो तो खराब हो जाएगा सड़ के। बात समझ में आ रही है? तो हमें हर इंस्टेंट पर, हमें जो है हमेशा हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को फैलाना, पहुंचाना है।
और वो विसरण से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी सभी कोशिकाएं जो हैं वो वातावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं है। अब भाई हमारी त्वचा वाली जो कोशिकाएं हैं वो तो चलो वातावरण से ऑक्सीजन ले लेंगी, पर ऐसा भी नहीं होता। बात समझ में? क्योंकि हमें वो रंध्र छिद्र नहीं होते जो पेड़ पौधों में होते हैं। क्लियर है? तो ठीक है जी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब एक ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, हम एक पंप उपयोग करें। हम अपने शरीर के अंदर एक उपयोग करें मोटर पंप। किसकी बात करेंगे? तो भैया हम एक मोटर पंप की यूज बात करेंगे। और ये जो मोटर पंप है इसका पता है क्या काम रहेगा? ये जो मोटर पंप है ना, इसका काम रहेगा कि ब्लड के माध्यम से प्रेशर के साथ में, क्योंकि एक बात बताओ, मेरा फेफड़ा यदि यहां तक ऑक्सीजन पहुंचा भी देता है तो इस वाले हाथ तक भाई कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी, यहां कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी? उतना प्रेशर भी तो चाहिए ना। बात समझ में? तो हमारा जो दिल है ना वो कहता है कि भैया एकदम चिल मारने का, नॉट टू वरी, मेरा काम है इस पूरे शरीर के अंदर वहन तंत्र को मैनेज करना। मैं एक पंप हूं और मैं आपके पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दूंगा आरबीसी के माध्यम से। तो दिल कहता है कि मैं आपके पूरे शरीर के अंदर जो है राइट ऑक्सीजन को पहुंचाऊंगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा दूंगा। और सुनो, बाय वन गेट वन फ्री, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उसका जो वीऑक्सीकृत ब्लड होगा उसको भी मैं अपने अंदर से फेफड़े तक पहुंचा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया बात बड़ी सिंपल है कि ऑक्सीजन जो है सारे आपके जो अंग हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनसे वातावरण से डायरेक्टली जा ही नहीं सकती, तो विसरण तो हो नहीं सकता। तो हमें जरूरत है होती है एक पंप की, और इसको हम डीप में पढ़ते हैं कब? वहन तंत्र में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो विसरण से नहीं हो सकता, इसलिए वहन तंत्र के माध्यम से और श्वसन तंत्र के द्वारा हमारे पूरे शरीर में जो हमारा पंप है, जिसको आप दिल कहते हो, जो कि लबदब लबदब करता है, धक 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 कुछ नहीं करता है। बात समझ में आई? हमारा जो दिल है वो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को एक एक कोशिकाओं तक जो है पहुंचाता है, और इसी को अपन कहते हैं वहन तंत्र। तो अब यहां पर जो है भाई का जो दिल है, रुको उसका दिल बनाते हैं अपन, रुको रुको मजा आएगा, इसका दिल बनाते हैं अपन, मजेदार, शानदार शानदार शानदार, इसका अपन दिल बनाते हैं। तो यहां पर इसका जो दिल है, ठीक है जी, तीर नहीं बनाऊंगा भाई, अब तीर वाले बहुत डायग्राम्स बना लिए मैंने। तो यहां पर जो दिल है ना, इसका पूरे में बस दिल ही अच्छा बना है, पूरी जो ड्राइंग है उसमें बस दिल ही अच्छा बना है। तो यहां पर ये जो दिल है ना, राइट देखो, यहां पर फेफड़ा हो गया, फेफड़े से ऑक्सीजन वाली जो रक्त है वो आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला उसके तरफ जाता है। तो यहां से पूरे शरीर के अंदर जो है ये क्या करता है, महाधमनी और महाशिरा के माध्यम से, महाधमनी और महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जो ये भाई है ये ऑक्सीजन को फैला देता है। बात समझ में आई? बोलो यस। महाधमनी के माध्यम से, महाशिरा नहीं। ठीक है जी, बोलेंगे यस सर। नोट किया जाए, हम बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ। आइए, लगातार दौड़ने से हमारी पेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों उत्पन्न हो जाती है, ये बात आपको बतानी है। कैसे बताओगे? तो देखो भैया, लगातार काम करने या दौड़ने से हमारी पेशी या कोशिकाओं में देखो ज्यादा ऊर्जा उपयोग होती है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा तेजी से अपन काम करेंगे तो क्या यूज होगी? तो बाबूजी ज्यादा ऊर्जा होगी। अब आपको ऊर्जा ज्यादा चाहिए क्योंकि आप ये जो दौड़ रहे हो या बहुत तेजी से काम कर रहे हो, ये बड़ा नेचुरल तो है नहीं। बात समझ में? तो जब आपको अचानक से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब क्या? बहुत सिंपल सी चीज, जितनी ऊर्जा आपको चाहिए उतनी ज्यादा आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपने कहा हाँ सर। श्वसन वाली क्रिया में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जितनी अपने को ऊर्जा चाहिए ना बाबूजी, उतनी ही अपने को ऑक्सीजन भी चाहिए। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है कि अचानक से जब हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन भैया उतनी स्पीड से पहुंच नहीं पाती है। अब ध्यान से देखना, अपन जब खूब दौड़ते हैं, खूब थक जाते हैं, राइट, तो हमारा जो दिल होता है जोर से धड़कने लगता है। काहे जोर से धड़कने लगता है? किसी को देखता थोड़ी है कि जोर से धड़कने लगता है। अरे भैया, पूरे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको स्पीडली पहुंचाना है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोशिका मर जाएगी। बात समझ में आ रही? बोले यस सर। तो क्या होता है, जब भी हम बहुत मेहनत करते हैं या दौड़ते हैं, हम थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, राइट, और हमारे पूरे शरीर में तुरंत बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए चाहिए होती है बहुत सारी ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ जुड़ेगी तब तो जो है ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होगी। बोलो यस सर।
तो हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर उसके बाद भी हमारे शरीर के बहुत सारे भाग में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और जो ग्लूकोज है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और जो ग्लूकोज है बाबूजी इसका आंशिक विखंडन हो जाता है। ग्लूकोज तो अच्छा खासा ऑक्सीजन के साथ जो है दोनों का बढ़िया चक्कर चल रहा था, एनर्जी बन रही थी, बात समझ में आई, पर अब ऑक्सीजन पड़ गई कम, ग्लूकोज तो था। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है और अब लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण तो ये कैसा हुआ? अवायवीय श्वसन होता है। जब अचानक से बहुत काम करने की जरूरत होती है, हम थक जाते हैं, तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो बाबूजी यहां पर हो जाता है अवायवीय श्वसन, जिसके कारण पेशियों में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जो है वो बनने के कारण दर्द या ऐंठन होने लगती है। अभी जिस एज में आप लोग हो ना, आपको भी कम होती, क्योंकि आप लोग हंसते खेलते कूदते जो है बढ़िया रहते हो, बात समझ में। पर ध्यान से देखना, जो कभी क्रिकेट नहीं खेलता और साल में एक बार क्रिकेट खेल ले, तो क्रिकेट खेलने के उस दिन तक तो ठीक है, शाम के समय और दूसरे दिन तक पता है क्या, बॉडी पूरी अकड़ जाती है, और यदि कोई हंसता भी है ना तो उसके पसलियों में दर्द होता है, क्योंकि पूरे शरीर की मांसपेशियों में अचानक से जो ज्यादा काम किया था, लैक्टिक अम्ल बन चुका था, और जब तक वो लैक्टिक अम्ल शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक, क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तब तक भैया ऐंठन और दर्द तो होता रहेगा। तो अवायवीय श्वसन के कारण, बात समझ में, ऑक्सीजन का जब अभाव होगा और उसके बाद भी जो है श्वसन होगा, तो कैसा होगा? तो ये होगा अवायवीय श्वसन। बोलो यस सर। बहुत शानदार कहानी बाबूजी, नोट किया जाए। क्लियर? हमारी ये पेशी कोशिकाओं में होता है अवायवीय श्वसन, जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बजाय निर्माण होता है किसका? लैक्टिक अम्ल का। अरे भैया, ये वही लैक्टिक अम्ल है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट भैया गर्मा गर्म। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, हरिया। ठीक है जी, यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। बहुत देर से हम लोग श्वसन की बात कर रहे थे, वो रहा सवाल। सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया हूं, एक बार बिना इस आंसर को देखकर श्वसन की डेफिनेशन अपने से लिखिए, उसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उसको अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एक बार अपने से ट्राई करो। हरिया। चलिए, तो कुल मिलाकर एक जो है जय प्रक्रम है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर को मिलती है ऊर्जा। हमें कौन सी चीज मिलती है? तो भैया ऊर्जा मिलती है। अब देखो, यहां पर सांस लेना, सांस छोड़ना और श्वसन जो है ना, इसमें आप लोगों को कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। जब आप श्वसन की बात करते हो, राइट, तो उसमें सब कुछ आ गया, मतलब उसमें जो आपका ग्लूकोज है उसके ऑक्सीकरण से लेकर सांस लेना, सांस छोड़ना, सब कुछ इसमें आ गया। मतलब कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है, इसके बीच में हमको क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस। क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस पता होना चाहिए। राइट? बोलो यस सर। चलिए, तो ऐसी क्रियाएं, राइट, ऐसी क्रियाएं जिसमें हम बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। और क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि भैया C6H12O6 के साथ में जब हमारी ऑक्सीजन मिलती है ना, तो हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्लियर, वहां पर ये चीज होती है कि भैया CO2 बनेगी और साथ में H2O बनेगा और साथ में जो है ऊर्जा निकलेगी। और किस रूप में निकलेगी? तो दिमाग के अंदर अपन फिट कर चुके हैं कि ATP के रूप में निकलेगी। तो ये जो ऊर्जा अपने को चाहिए, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है किसकी? ऑक्सीजन की। और ये हमें कहां से मिलता है? श्वसन तंत्र से मिलता है। और कैसे मिलता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो, इसके लिए क्या करना है भाई? सीधी सी बात है कि हमारे पास यहां पर फुफ्फुस है। बोलो यस सर। हमारे पास यहां पर क्या है? फुफ्फुस है। आपने कहा ओके सर, फुफ्फुस यहां पर है। अब इसका काम क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। फुफ्फुस जो है, फेफड़ा जो है हमारा, वो वातावरण से लेता है वायु, और इस वायु के अंदर होती है ऑक्सीजन, और इसको ये मिला देता है किस में? कोशिकाओं की हेल्प से। किस में मिला देता है? तो भैया रक्त में मिला देता है। आपने कहा ओके सर, ये कहानी तो बिल्कुल सही है। तो ये जो है इसको किस में मिला देगा? रक्त, यानी कि ब्लड में मिला देगा। यहां तक ठीक है। अब जैसे इसने इसको ब्लड में मिलाया, फिर ये कहां तक पहुंचेगा? तो भैया ये हृदय तक पहुंचेगा। हृदय से कहां पहुंचेगा? ये पूरे शरीर में पहुंचेगा। ये ठीक है? बोलो यस सर। अब शरीर में क्या होगा? शरीर में होती हैं बहुत सारी कोशिकाएं। शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं? तो कोशिकाएं होती हैं। यहां तक भी कहानी बिल्कुल सही चल रही है। अब देखो, कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? कोशिकाओं के अंदर ये वाली अभिक्रिया होती है।
और ऑक्सीजन तो पहुंच गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलती है और ये अपने किसी काम की नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है। आपने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां से शरीर ने पहुंचाई ऑक्सीजन और यहां से आई कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये इसी माध्यम से देखो, फिर ये इसी माध्यम से कहां पर आती है, कोशिका शरीर, और उसके बाद फिर हृदय, और हृदय से फिर कहां जाती है, फुफ्फुस में जाती है, और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो भी जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रही है ऊर्जा के मोचित करने के लिए, इसको हम बोलते हैं श्वसन, राइट। तो कुल मिलाकर श्वसन क्या है, तो एक प्रकार की जैव रासायनिक, बोलो यस सर, जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा जो है वो क्या होती है, तो भैया बाहर निकलती है। तो एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊर्जा जो है वो कैसी होती है, बाहर निकलती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बस अपन इसको खत्म करेंगे, नोट कर लो, ठीक। अब जैसा कि आपने यहां नोट कर लिया, अब कुछ बचा नहीं, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, जहां पर इसका उपयोग हम करते हैं कोशिकीय ईंधन यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, और इसमें ये कब होता है, तो अलग अलग प्रकार के ना हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एंजाइम होते हैं और यहां पर एटीपी का उत्पादन होता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो ऑक्सीजन का अंदर आना, ऊर्जा का बनना, इस रिएक्शन का होना और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से जो है आप शारीरिक कोशिकाओं से, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं श्वसन, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रम है। आपने कहा ओके सर, बढ़ेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, हरी अप, ले लिया पक्का जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी इंटरेस्टिंग है। हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, राइट, तो क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का जैव अणु है बेटा। क्या है, एक प्रकार का जो है ये जैव अणु है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आरसीबी, ठीक है, या आरबीसी, आरसीबी नहीं आरबीसी, आरसीबी तो कुछ और है जो अभी तक एक भी आईपीएल नहीं जीती है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है और इसी के कारण आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो रेड होती है, बेसिकली हीमोग्लोबिन के कारण। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है इसकी कमी से क्या होगा, तो देखो भैया, हीमो जो ग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, राइट, बोलो यस सर, ये ऑक्सीजन को ले जाता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है, कहां से, तो भैया कुपिकाओं से कहां तक, तो पूरे के पूरे आपके जो कोशिका होगी पूरे शरीर के अंदर, वहां तक ले जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सीधी बात है कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी सवारी कौन करती है, ऑक्सीजन गैस, जिसको अपन लोग उपयोग कहां पर करते हैं, श्वसन में उपयोग करते हैं। अब यदि हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई भैया कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो हर जगह पर अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी, और यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो फिर ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा यदि नहीं मिलेगी तो हमको जो है बहुत ज्यादा कैसा लगेगा, डल लगेगा और नॉन एनर्जेटिक लगेगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बहुत शानदार बात। चलिए, तो यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाएगी, और इसके कारण मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग बढ़ जाएंगे, जिसमें श्वसन संबंधी कठिनाइयां और थकावट होगी, और व्यक्ति जो है वो ऊर्जा की कमी महसूस करेगा, और एनीमिया भी एक ही इस प्रकार की बीमारी होती है। क्लियर है, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लो, बढ़ेंगे आगे, हरिया। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अगला सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों माना जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, जब रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, बोलो यस सर, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, बोलो यस सर, तो ये हीमोग्लोबिन है बेटा। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है ना, तो ये बनाती है ऑक्सी, आपने कहा ओके सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आपने कहा ओके सर, और ये जाती है कहां पर, रक्त के अंदर से कोशिकाओं के अंदर, यहां तक ठीक है, ये जाती है कहां पर, कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। पर यदि हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, यानी कि CO यदि मिल जाए, तो ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
हीमोग्लोबिन के साथ यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो यह बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यदि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो यह बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसी होती है? भयंकर स्टेबल होती है बाबूजी। ये भयंकर हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? स्टेबल होती है। अब कहां हमको चाहिए थी ऑक्सीजन, कहां पर मिली हमको कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण कर ही नहीं सकती, और यदि ऑक्सीकरण नहीं करेगी तो अपने को ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। क्लियर है? बोलो यस सर। तो ध्यान से देखना, हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो वो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये इतना स्टेबल और स्थिर होता है, ये कहता है हम शरीर के बाहर निकलेंगे ही नहीं चाहे जो हो जाए, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब आपको चाहिए थी ऑक्सीजन, आपको मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ग्लूकोज जो है वो इसके साथ कनेक्शन करेगा ही नहीं। जब कनेक्शन ही नहीं करेगा तो हमें एनर्जी जो है ना उसकी कमी फील होगी, और हमारा जो दम है वो घुटने लगेगा। इसलिए क्या होता है, आप ध्यान से देखना, जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा तेज धुआं होता है, उसमें यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो दम घुट जाता है, और यदि बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो दम घुटने से डेथ भी हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हीमोग्लोबिन से संयोजन कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके बारे में मैंने बात की। इसके फलस्वरूप रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता समाप्त हो जाती है। सोचो, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है, और शरीर के ऊतकों की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाती है। अब मैं कह रहा हूं भैया, जो ऊतक यानी कि टिश्यू है, यदि उसी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बात समझ में आई? अब यदि शरीर का जो ऊतक है, टिश्यू है, यदि उसी की मृत्यु हो गई तो उसके कारण जो अंग है उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके कारण जो है धीरे धीरे हमारा जो पूरा शरीर है वो प्राण विहीन हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो विषैली है, और साथ साथ में जब विषैली है तो प्राण घातक तो है ही यार। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। स्क्रीनशॉट हरी अब चलो आ जाओ। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो, ऑक्सीजन का परिवर्तन करवाता है कौन? परिवहन करवाता है कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, और इसके अंदर भी कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन की सवारी कौन है, तो आपको रिप्लाई करना है सर ऑक्सीजन की जो सवारी है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। चलिए, तो आरबीसी में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़े में पहुंची हुई वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक ले जाएगा जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बेसिकली जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर की जो कुपिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग एल्वियोलीज कहते हैं, वो क्या करती है? ऑक्सीजन को लेती है, हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठाती है, और उसको पहले दिल के पास भेजती है, और उसको बोलती है सुन भाई इसको पूरे शरीर में ट्रांसफर करते हैं, और दिल जो है उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के जो ऊतक हैं और कोशिकाएं हैं वहां तक ट्रांसफर भी कर देता है। अब आपने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में तो ऊर्जा तो मिलेगी, पर साथ में अपने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अपने शरीर में किसी काम का नहीं है बाबूजी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में किसी काम का नहीं। आपने कहा ओके सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जल में अधिक विलेय होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा, जो कि आरबीसीज में है। पर यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, और इसका परिवहन जो है हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्लाज्मा जो है CO2 को कैरी करती है प्रत्येक कोशिकाओं से हमारी कोशिकाओं तक। क्लियर है कहानी? तो ध्यान से देखिएगा, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है, हीमोग्लोबिन है, वो ले जाता है ऑक्सीजन, और ब्लड में जो जल है वो लेकर जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक कोशिका से फेफड़े यानी कि कोशिकाओं तक। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। हरी पक्का? चलो अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं? भैया देखो, ऐसी बात है, देखो ऑक्सीजन जो है वो वातावरण की यदि हम बात करें, ठीक है, और यदि हम जल की बात करें तो यहां वातावरण में ज्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल है ऑक्सीजन। जल में विलेय ऑक्सीजन तो है, पर उसकी जो मात्रा है ना वो कैसी है? बहुत कम है। बात समझ में आई? तो एक तो ऑक्सीजन है,
जल में विलय है, मात्रा उसकी कम है। अब आप सोचो कितना मुश्किल होता होगा एक मछली को जल के अंदर की ऑक्सीजन को खींच पाना। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब ये कि जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीव जो भी होते हैं उनकी जो श्वास दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम गति से होती है। मतलब जलीय जीवों की जो श्वास दर होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू व्हाट, वो सारे जीव जो स्थल में रहते हैं। क्लियर? स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। स्थलीय जीव जो है वो श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और स्थलीय जीव ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं। आप सोचो जितने देर में आप इस कहानी को समझ रहे हो, जितने देर में ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, उतने देर में हमने कितनी सारी ऑक्सीजन इस पूरे वातावरण की जो है वो श्वसन के माध्यम से इनहेल कर ली। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो भैया स्क्रीनशॉट लिया जाए, बढ़िया सवाल है। मतलब मछली को बहुत दिक्कत जाती है सांस लेने में, है ना। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल से कैसे अभिकल्पित किया जा सकता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करते हैं हमारे किसकी, फेफड़ों की, यानी कि फुफ्फुस की। क्लियर है कहानी? बोले यस सर। तो देखो एक जल्दी से बनाते हैं फेफड़ा। ये रहा भैया फेफड़ा, ओके सर। ये रही हमारी, ये है हमारी श्वास नली, जो कि बेसिकली यहाँ पर दो भाग में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है? बोलो यस सर। और यहाँ से दो भाग में विभाजित होने के बाद फिर ये इधर 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 इधर, ठीक है। और ये ना और छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये बना दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया ये देखो सबसे पहले तो श्वास नली है, बोलो यस सर। और ये जो श्वास नली होती है, राइट, ये भैया फिर किसमें, श्वसनी में, दो श्वसनी में विभाजित हो जाती है। और ये जो श्वसनी होती है वो और छोटे छोटे पाइप में विभाजित हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और अपने पूरे जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं, उसके अंदर इस तरीके से रहता है। अब क्या होता है, जहां पर ये श्वसनिकाएं खत्म होती है ना, ओके राइट, वहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, वहां पर होती है कूपिकाएं। ये बहुत सारी जो है यहाँ पर क्या होती हैं, तो बेटा कूपिकाएं होती हैं, बहुत सारी कूपिकाएं होती है। और यहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ना, इसका क्या होता है, विनिमय होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो हम यदि एक कूपिका को जूम करते हैं, एक कूपिका को हम यहां से यदि जूम करते हैं, बोलो यस सर, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हमने उस कूपिका को यहां पर ऐसे बना दिया, हमने कहा भैया ये रही वो कूपिका, ये रही वो कौन सी चीज, तो ये रही वो कूपिका एल्वियोली। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये जो रही वो रही है वो कूपिका, ठीक है। चलो तो ये रही वो कूपिका, ये लो भैया, तो ये रही कूपिका। आपने कहा ओके सर, ये रही कूपिका। अब इसका काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो ये इसका काम है कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो चीज है ये अपन ने बनाया है ब्लड, तो ये जो है हमने बना दिया है यहां से ऐसा ब्लड, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, अब होता क्या है, कूपिका करती क्या है। अब कूपिका जो है वो गुब्बारे नुमा होती है। अब यदि गुब्बारे नुमा है तो बेसिकली होगा क्या कि उसका जो सरफेस एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो कूपिका क्या करती है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और यहां पे डाल देती है ऑक्सीजन, ठीक। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां चला गया, ऑक्सीजन यहां चली गई। और ये कूपिका किससे कनेक्टेड है, तो भैया श्वसनिका से। श्वसनिकाएं जो है वो श्वसनी से कनेक्टेड है, वो श्वास नली से कनेक्टेड है। और ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है, तो आपको पता है कि सर ये जो है वो नासा द्वार की तरफ जाता है। मैंने कहा ओके सर। तो ये जो रास्ता है वो किसकी तरफ जाता है, भाई नासा द्वार की तरफ जाता है, वहां से वो बाहर निकल जाता है फिर। तो उसी रास्ते से ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है। पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही है, उसके साथ पूरी वायु आ रही है। आने वाली वायु में
कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। बाहर निकलने वाली वायु में तुलनात्मक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है वो कैसी है, कम है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो ये थी कौन सी चीज, कूपिका। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कूपिका इतना बड़ा हमने जूम किया है हालांकि उसको बहुत ज्यादा, पर देखो ये जो एरिया है वो कवर किसने किया, कूपिका ने किया। तो इसी का काम होता है क्या, ऑक्सीजन को भेजना ब्लड में और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे। तो एरो से आप समझ सकते हैं कि जो कूपिकाएं हैं गुब्बारे नुमा यदि वो होती हैं तो इसके कारण उनका जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आकार ज्यादा होने से विनिमय बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है गैसों का। तो बेसिकली कूपिकाओं में होता है, बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे, गैसों का विनिमय। ये ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, गैसों का विनिमय होगा, गैसों का विनिमय होगा। ठीक है ना जी, बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, चलो नोट कर लो। तो हम वही तो लिखेंगे कि स्क्रीनशॉट लिया क्या, जल्दी से ले लो, चलो, है ना, आ जाओ। तो वहीं तो लिखेंगे कि फेफड़ों के अंदर का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। यह आगे जाकर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है उसमें गुब्बारे के समान संरचना होती है जिन्हें हम कूपिकाएं यानी कि अल्वेओलेस कहते हैं। और कूपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है, बिल्कुल सही बात। कूपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है और इसमें बहुत सारी रक्तवाहिकाएं होती हैं। इसमें बहुत सारी रक्तवाहिकाएं होती हैं जिनके द्वारा राइट गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कूपिका का सिंपल सा कहना है कि भाई सुनो, श्वसन के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो मेरे को दे दो और ऑक्सीजन जो आप मैं लेकर आई हूं उसको आप लेकर चले जाओ। तो सीधे सीधे एक्सचेंज ऑफर चलता है कूपिका और किसके बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में। इसलिए आप ध्यान से देखिए, हम रंगों से बनाते हैं। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, आप ना ये नीले वाले रक्त को ना अशुद्ध रक्त मानते हो, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। नीले वाले रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। अब आप बोले कि सर अशुद्ध रक्त क्या होता है फिर, भैया अशुद्ध रक्त बोले तो जिसमें अपशिष्ट पदार्थ है, जिसमें अशुद्धि है, जैसे कि यूरिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त या ऑक्सीजन वाले रक्त का लेना देना जो है बाबूजी वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाते हैं दो अलग अलग रंग से। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया ये हो गया, ठीक है जी। चलिए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन जो है इस पे अपने को बताना है अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, श्वसन प्रक्रिया का वह चरण जिसके द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण तक पहुंचाया जाता है उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। क्लियर है, अब ध्यान से देखना, देखो ये जो चीज हो रही है ये पूरा का पूरा बाह्य श्वसन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, बाह्य श्वसन है। अब कई बार स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर ये जो श्वसन हो रहा है तो शरीर के अंदर हो रहा है, बाह्य कैसे हो गया। श्वसन का मतलब देखो ये सब कहां हो रहा है, कोशिका के बाहर। ये पूरा खेल जो है कहां चल रहा है, कोशिकाओं के बाहर चल रहा है। कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे भैया, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जो है हमारी वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या दे रही है, ऊर्जा दे रही है। साथ में CO2 मिल रहा है, साथ में H2O मिल रहा है। तो भैया ऐसा है, ध्यान से देखिएगा कि देखो ये है अंतः श्वसन, ये अंदर की बात है। कैसी बात है, तो ये अंदर की बात है। मतलब ये कोशिकाओं के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके कारण हमें ऊर्जा मिल रही है, तो ये कोशिका के अंदर वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अंतः श्वसन। और कोशिका के बाहर जितना भी खेल चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन। क्लियर है कहानी, बोले यस सर, नोट कर लो। चलो पक्का जी, पक्का जी, पक्का जी, पक्का जी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ अगला सवाल, रंध्र और वात रंध्र क्या है, श्वसन में उनकी क्या भूमिका होती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पौधों की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। ये अपन बचपन से पढ़ रहे हैं कि पौधों की जो भी पत्तियां हैं उसकी जो भी उसके सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। जबकि पुराने वृक्षों के तनों की
कड़ी त्वचा पर मृत कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? वातरंध्र बोलते हैं। ओके, तो ये तने की कड़ी त्वचा पर पाए जाते हैं और रंध्र छिद्र जो हैं वो आपके पत्तियों पर पाए जाते हैं। रंध्र और वातरंध्र दोनों ही पादपों में ऑक्सीजन का प्रवेश द्वार होते हैं। विसरण की क्रिया पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है इन्हीं छिद्रों द्वारा किया जाता है। बट डिफरेंस क्या है? पोजीशन। रंध्र जो है वो पाए जाएंगे कहां पर? बहुत ध्यान से देखिएगा, पत्तियों के अंदर। और वातरंध्र जो है वो पाए जाएंगे कहां पर? तनों में। और तनों में भी कैसे? कड़ी त्वचा के बीच में, मृत कोशिकाओं के बीच में पाए जाएंगे आपके वातरंध्र। कहानी क्लियर है? बिल्कुल, बोलो यस सर। बहुत शानदार वाली ये बात है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं जो हैं वो किस प्रकार अभिकल्पित हैं? तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बार अपने से ट्राई करो ना, अभी बहुत डिस्कस तो कर लिया अपन ने। एक बार अपने से ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं आगे। हरी अब भैया सवाल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि गैसों के अधिकतम विनिमय की यदि हम बात करें तो उसके लिए जो कूपिकाएं हैं वो किस प्रकार से अभिकल्पित हैं, राइट? तो जैसा कि अभी हमने देखा, देखो कनेक्टेड है ऑलरेडी, कि अधिकतम विनिमय के लिए हमको क्या चाहिए भैया? अधिक क्षेत्रफल चाहिए। अधिक क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। आपने कहा सर ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो ज्यादा जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होगा भैया? विनिमय होगा। बिल्कुल सही बात। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि नलिकाओं में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, वो ब्लड वेसल के अंदर डाली जाती है और इसमें ऐसी सतह होती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं की जो भित्ति है वो कैसी होती है? मोटी होती है, जिसमें रुधिर वाहिकाओं का बड़ा सा जाल होता है। मतलब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पर ऐसे बनाया हुआ है, पर एक्चुअली यदि आप देखेंगे तो कूपिकाएं जो होती हैं, चलो एक कूपिका बनाते हैं अपन, है ना? ये देखो, ये बनाई भैया कूपिका, 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 ये बनाई कूपिका, कि जो लास्ट में वहां पर बहुत सारी दिख रही है, ये हमने बनाई कूपिका। अब इस कूपिकाओं में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना ब्लड वेसल्स की पूरा एक जाल बिछा होता है, क्योंकि यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है? विनिमय होता है। इसलिए यहां पर जाल बिछा होता है किसका? ब्लड वेसल्स का। कैसा बिछा होता है वो भी हम देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से देखो, इधर से एक ब्लड वेसल आई, बोलो यस सर। ये एक ब्लड वेसल आई, बोलो यस सर। ये ब्लड वेसल आई, उसके बाद ये जो है वो डिवाइड हो गई, ऐसी 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 और ऐसी में। उसके बाद ये थोड़ी और डिवाइड हुई, ऐसी ऐसी, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे करके जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई? डिवाइड हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर वो और डिवाइड हुई छोटे छोटे भागों में। आप यदि ध्यान से देख रहे हो तो ऐसे ऐसे, तो ये ब्लड वेसल्स आपके डिवाइड हो गए एकदम छोटे छोटे रूप में। और दूसरे तरफ अब ध्यान से आप देखेंगे तो अब इसमें से हमने जो है क्या निकाल ली? तो इसमें से हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाल ली। जब कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका ने निकाल कर भेज दिया श्वसनिका के पास में, तो अब यहां पर क्या बचा? अब ये ऑक्सीजन हो गई। ये आपकी जो है ऑक्सीजन अब ऐड होना चालू हुई, तो उसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, राइट। और भैया फिर ये मोटी हो गई, ये आपस में कनेक्ट हो गई। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपस में कनेक्ट हो गई, ये आपस में कनेक्ट हो गई। और जब ये आपस में कनेक्ट हो गई तो उसके बाद फिर जो है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये इस तरीके से ऐसी 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 करके ये बाहर की तरफ फिर चली गई। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये हर एक कूपिका में ऐसा होता है। तो गुब्बारे नुमा आकृति होने के कारण वहां पर जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो इतना ज्यादा होता है, राइट, कि वहां पर गैसों का बहुत आसानी से क्या हो सके? विनिमय हो सके। कौन घबराने वाली बात? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बेटा और इसको भी अपनी कॉपी के अंदर फिट कर लिया जाए, दिमाग के अंदर सेट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं? तो बहुत ध्यान से देखना, देखो दो ही होते हैं, दो जो है, दो प्रकार के यहाँ पर ऊतकों की कहानी है, जिसमें एक आपका जाइलम है और दूसरा वाला जो है वो है आपका फ्लोएम। ठीक है, और क्या क्या काम करना होता है? देखो, जब आप वहन तंत्र कहते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पेड़ के अंदर, उस पादप के अंदर, उस जीव के अंदर जितनी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है शारीरिक तौर पे,
राइट तो वो किस में आ गया, तो भैया वो आ गया वहन तंत्र में। अब आप ध्यान से देखो कि पौधों को जो है जल की जरूरत है, बोलो यस सर, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की जरूरत है, तो पहली बात। दूसरी बात जो है कि उन्होंने जो ग्लूकोज बनाया है उसको क्या करना है, ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज और जो भी पोषक तत्व है, भाई यही कह रहे हो ना आपकी सर, ग्लूकोज है और पोषक तत्व है, उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पत्तियों ने तो बना दिया भोजन, पत्तियों ने तो भोजन बना दिया, पर वो भोजन जो है जब तक पूरे प्लांट में, जब तक पूरे पेड़ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक, राइट, तब तक उस पेड़ की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा कैसे मिलेगी, सिर्फ पत्तियों को ऊर्जा मिलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाती हैं, पर उस भोजन को पूरे प्लांट तक सर्कुलेट करना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज और पोषक तत्व को पूरे पादप में वितरित करना है। क्या करना है, वितरित करना है। क्या करना है, वितरित करना है, ये ठीक है। और जो जल है और जो खनिज है, क्लियर, और जो लवण है, इसको जमीन से लाना है, इसको जमीन से, मृदा से बेसिकली, राइट, इसको मृदा से पत्तियों तक लाना है। आपने कहा हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, पत्तियों तक लेकर आना है, किसको, जल, खनिज और लवण को। बात समझ में आ गई। तो भैया ये जो काम की चीजों को लाने ले जाने की चीज होती है ना, अच्छा देखो यहां पर ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपने को कोई ब्लड वेसल की जरूरत नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है श्वसन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं, तब तो वो उपयोग होती है। श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में बन रही है उसको ले जाने के लिए कोई कूपिका की जरूरत होती नहीं है। पेड़ पौधे में कोई भाई फेफड़ा तो होता नहीं है। बात समझ में आई। तो ऐसा है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला जो है कि जल, खनिज और लवण जो होगा इसको अपने को मृदा से लाना है पत्तियों तक, ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं कि भैया जो ग्लूकोज है और पोषक तत्व है, राइट, इसको पूरे पादप में अपने को क्या करना है, वितरित करना है। जो ग्लूकोज है और पोषक तत्व है इसको अपने को पूरा जो पादप है, पूरा जो पेड़ है उसमें क्या करना है, वितरित करना है। क्या करना है, वितरित 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 करना है। ठीक है, तो एक काम जो है वो जाइलम निभाएगा, दूसरा वाला जो काम है वो फ्लोएम निभाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जाइलम जो है इसका काम क्या होता है कि जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाओं तथा वाहिकाएं आपस में, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है, राइट। और जाइलम एक ऐसा मृत ऊतक है, क्लियर, जिसका काम होता है इन तीन चीजों को, राइट, जल और लवण को मृदा से पत्तियों तक क्या करना, लेकर जाना। ये काम किसका होगा, तो भैया ये काम होगा आपके जाइलम का। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। वहीं के वहीं यदि हम फ्लोएम की बात करें, वहीं के वहीं यदि हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में चालनी तथा, ठीक है, सहचर कोशिकाएं होती है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम ऊतक के अंदर, पहला चालनी, दूसरी सहचर कोशिकाएं होती हैं। और इनका काम होता है जो भी भोज्य पदार्थ है और पोषक तत्व है इसको पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक लेकर जाना, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो पौधे का वो जो भाग है वो कैसा हो जाएगा, मृत हो जाएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो, ठीक। चलिए, तो ये बात यहां पर खत्म हो गई। हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे क्योंकि इसके बाद अपने को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब सवाल पूछा गया है कि ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है इसका पौधों में क्या महत्व होता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन यदि नहीं होगा ना, बात समझ में आई, वाष्पोत्सर्जन यदि नहीं होगा ना तो सबसे पहली बात ये जल का अवशोषण ही नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये कब हुआ, मतलब ऐसा क्या होता है कि पत्तियों से अनावश्यक जल जब ऊपर उड़ जाता है तो जल का अवशोषण होता है। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पेड़ बना रहा हूं बेटा, उम्मीद है ये पेड़ आपको समझ दिख रहा होगा। चलो ये पेड़ जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक पेड़ बनाते हैं यहां पर, और ये जो पेड़ है ये हमने बनाया है, ये ऐसा हमने पेड़ बनाया, ठीक, बोलो यस सर। और इस पेड़ में हमने जो है एक पत्ती बना दी। अरे बाबा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई। हमने जो है यहां पर एक पत्ती बना दी। अब इस पत्ती में बहुत सारे क्या हैं, रंध्र छिद्र हैं। इस पत्ती में बहुत सारे रंध्र छिद्र हैं। आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। अब ध्यान से होता देखना होगा क्या, पत्तियां तो पूरे पेड़ में, इधर भी पत्ती है,
बस वो चिड़िया का घोंसला ही बनाना जो है वो बाकी रह गया है, नहीं तो अपने को पूरी नर्सरी वाले ड्राइंग तो अपन सीख गए। बात समझ में आई? बोला यस सर। अब देखो अब इस पत्ती में बहुत सारे रंध्र छिद्र हैं। आपने कहा हाँ सर हैं। तो अब होता क्या है, ध्यान से देखना, जब इन रंध्र छिद्रों से जब 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 इस रंध्र छिद्र से जो जल है वो ऊपर की तरफ जाता है, अनावश्यक जल जब उन रंध्र छिद्रों से ऊपर की तरफ जाता है तो उसी को अपन बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी कि जल का उत्सर्जन हो रहा है किसके रूप में? वाष्प के रूप में। अतिरिक्त जल पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। और पौधे को जल कहां से मिलता है? तो ध्यान से देखिएगा, जड़ों से मिलता है जाइलम के माध्यम से। तो जैसे यहां से क्या होगा, H2 जब बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में, तो यहां पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब ये कि वहां पर जो दाब है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसको भरने के लिए जाइलम जो है वो यहां से सब तरफ जो है वो क्या लेकर जाएगा? तो भैया H2O लेकर जाएगा। उसको भरने के लिए जाइलम जो है ये जड़ के माध्यम से, राइट, जड़ के माध्यम से जाइलम जो है वो क्या लेकर जाएगा? पानी लेकर जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन यदि नहीं होगा तो जाइलम ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जल लेकर नहीं जा सकता। 4 अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, पूरी की पूरी फिजिक्स है यहाँ पे। 4 अलग अलग प्रकार के बल होते हैं जिसके कारण जो जल है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। क्लियर? पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगाया गया बल। बात समझ में? दूसरी बात है कि यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधे का जो तापमान है वो सही नहीं बना रह सकता। वाष्पोत्सर्जन के ना होने से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होने वाला और इससे हमारा जो पौधा है उसको नुकसान हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये कि यह जल के अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, अपनी खोपड़िया के अंदर इसको एकदम सेट कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात ये कि यह खनिज, लवण और जल के अवशोषण में क्या होता है, खनिज लवण के बीच में आप जो है ऐसा कॉमा लगा के और ये यहां पर एवं जल भी लिख दो। ठीक है जी, एवं जल के अवशोषण में सहायक होता है। यह पौधों में जो रसारोहण होता है उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। साथ में यदि हम बात करें तो यह तापमान संतुलन जो है उसको भी बनाए रखता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया यहां से वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी। ठीक, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलेंगे अगले 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो। पक्का जी? हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो बहुत सिंपल सी कहानी है। इसके लिए भैया सभी पौधों के अंदर एक जाइलम नामक जो है ऊतक होता है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं का काम होता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, जमीन यानी कि मृदा से राइट, जल को जड़ों के माध्यम से लेकर आना, से ले जाना। और ये काम कौन करेगा? बहुत ध्यान से आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे भैया ये जाइलम करेगा। ये काम जो है ये कौन करेगा? तो बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे तो भैया ये जाइलम करेगा, जो कि एक प्रकार का ऊतक है, पौधों में पाया जाता है। खत्म बात, सिंपल सी कहानी। ठीक है जी, नोट कर लो, बहुत बढ़िया सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और यही सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अगला सवाल, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि दोनों आपस में मिल गए, बात समझ में आई? क्योंकि यदि दोनों आपस में मिल गए तो भैया खेल जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक, अब खेल कैसे बिगड़ेगा? बहुत ध्यान से देखो। जब भी हम बात करते हैं किसके, स्तनधारियों की और पक्षियों की, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, इनको चाहिए होती है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, इनको चाहिए अधिक मात्रा में ऊर्जा। आपने कहा हाँ सर ऊर्जा तो चाहिए, बिना इसके तो जो है काम नहीं चलने वाला। अब ये जो अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए बहुत अधिक मात्रा में क्या? ऑक्सीजन। आपने कहा हाँ सर ये भी बात सही है। अब ये बताओ यदि हम ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त जो है इसको आपस में मिक्स कर दें तो शरीर के प्रत्येक अंग के प्रत्येक ऊतक और जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां तक जो है
प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने वाली होगी। और यदि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं होती है तो भैया सीधी सी बात यह है कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी और उससे वो जो ऊतक या फिर कोशिका है वो मृत भी हो सकती है। इसीलिए जो है दोनों प्रकार के जो ब्लड है, रुधिर है, उसको अलग अलग रखना जरूरी है। दूसरी बात यह कि शरीर का जो तापमान है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपन एक दिल बना लेते हैं। मस्त वाली बात, बोलो यस सर। तो ये बनाया हमने एक दिल, चलो अभी एक सस्ता वाला दिल ऐसे ही बनेगा, ठीक है जी, बोलो यस सर। तो यदि आपको ध्यान हो तो भैया एक तरफ देखो, ये यहाँ पर अलिंद हो गया, ये यहाँ पर आपका जो है निलय हो गया। आपने कहा हाँ सर। और इस तरफ जो है आपका दाया अलिंद हो गया, ठीक है, सॉरी दाया ये है ना, यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये दाया होगा और ये बाया होगा, तो ये बाया अलिंद हो गया और ये बाया निलय हो गया। आपने कहा हाँ सर ये तो ठीक है, पक्का। इसीलिए क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए जो है रक्त आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला यहां पर आता है, बोलो यस सर, और उसके बाद वो फुफ्फुस में चला जाता है, बोलो यस सर, फेफड़े में चला जाता है, फेफड़े में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त गया, राइट, बोलो यस सर, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उससे CO2 बाहर निकल गया और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और उसके बाद जो है वो, एक मिनट, हमने तो ये बनाया नहीं, वो बना देते हैं हम लोग, है ना, ध्यान से देखना, ये बना दिया हमने, ये बना दिया एरो, तो इससे कहानी और भी ज्यादा हो जाएगी क्लियर, बोलो यस सर। और ये देखो, और यहां से जो ऑक्सीजन वाला रक्त है ये प्रत्येक शरीर की जो कोशिकाएं है वहां तक चला जाता है। इसीलिए हमें 4 चैम्बर्स की जरूरत है और यहां पर बीच में होता है गैप। बात समझ में आ रही है, ताकि इधर वाला जो पार्ट है वो दिल के उधर वाले भाग से बिल्कुल भी ना मिल सके। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बहुत शानदार है कहानी, बोलो यस सर। इसलिए जो है हमें दोनों प्रकार के तो जो रक्त होते हैं, रुधिर होते हैं, उसको अलग अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, बोलेंगे यस सर। चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दोहरा परिसंचरण भी हमने साथ साथ में सीख लिया, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। 28वां सवाल हम करने वाले हैं, अभी हमने 27वां किया था, हम 28वां करेंगे। चलो, रक्त के जमने में पट्टिका अणुओं का क्या भूमिका होती है? तो बहुत ध्यान से देखिए, यदि ब्लड जो है मान लेते हैं पता है इंडिया में बहुत चलता है, दूसरे देशों में इतना ज्यादा आशिकी वगैरह नहीं चलती है। अपने देश में क्या होता है, ध्यान से देखना कि जो प्यार होता है ना, प्यार, उसके चक्कर में अब आजकल ऐसा नहीं होता। पहले बहुत सारे लोग जो है यहाँ से नस काट लेते थे, अब आपने नस काटी, अब ब्लड लगातार निकल रहा है और एक टाइम बाद यदि ब्लड नहीं बचेगा शरीर में तो बात खत्म हो गई, माला टंग जाएगी फोटो के ऊपर। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि जब ब्लड बाहर निकल रहा होता है ना, तो ब्लड के अंदर बहुत सारी क्या होती है, पट्टिका अणु होती है। क्लियर, और इनका काम होता है खून का थक्का जमवाना। सवाल पैदा होता है कि बेसिकली ऐसा क्या होता है कि यहां पर खून का थक्का जम जाता है और वो जो भड़का हुआ आशिक था वो बच जाता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। देखो, शरीर के कटे फटे स्थान में पट्टिका द्वारा ये निकलता है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है? तो भैया ये निकलता है, ऐसे ऐसे नाम है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन निकलता है। चलिए, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन निकलता है जिसका काम होता है रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान से देखना, रक्त में उपस्थित क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को, प्रो मतलब पहले से, राइट, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देना। थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक प्रोटीन निकलता है पट्टिका अणुओं से जिसका काम होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देना। यहां तक ठीक, बोलो यस सर। यह थ्रोम्बिन क्या करेगा, ध्यान से देखना, यह जो थ्रोम्बिन है वो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं भैया? फाइब्रिनोजन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, देखो उसका काम होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाना। इसके बाद आपका जो थ्रोम्बिन है, आपने कहा हाँ सर, इसके बाद जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन मिलता है किसके साथ में? ध्यान से देखिएगा, फाइब्रिनोजन। ऐसा लग रहा है हॉलीवुड की कोई भयंकर वाली मूवी चल रही है, हम किसी दूसरे गोले में पहुंच गए हैं और वहां के लोगों के नाम जो है हम बात कर रहे हैं। सिंपल नाम रख देने चाहिए भाई, प्रोटीन P1, प्रोटीन P2, प्रोटीन P3, क्या नाम रखते उल्टे सीधे, ठीक है। चलो, चलिए, तो इसलिए भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायोलॉजी से लगता है डर और फिर वो लेते हैं मैथ्स और उसके बाद उनका डर और बढ़ जाता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। आ जाओ, ठीक है जी। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, तो
थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर जो है ये बना लेते हैं फाइब्रिन। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। 4 लाइन में ऐसे ऐसे वर्ड्स पटक दिए कि बहुत दिक्कत हो गई, पर अपन इसको इजी बना लेंगे। और ये कैसा होता है? अघुलनशील होता है। बेसिकली यही बनाता है थक्का। तो ये कैसा होता है? अघुलनशील होता है, राइट। और ये आरबीसी के साथ मिलकर रक्त का क्या बनाता है भाई? थक्का बनाता है। अब क्योंकि अघुलनशील है, आपने कहा सर अब अघुलनशील है भाई तो ब्लड में मिलने वाला है नहीं, तो ये आरबीसी के साथ मिलेगा, फाइब्रिन प्लस आरबीसी जो होगा ये मिल जाएगा और ये निर्माण किसका करेगा? थक्के का निर्माण करेगा। और यदि थक्का हो गया तो ब्लीडिंग जो है वो कैसी हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और या कह लो कि कटे पटे स्थान से रक्त का जो बाहर निकलना है वो कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब यदि कट बहुत ही बड़ा लगा है, बहुत आशिक भी नहीं, एकदम बहुत भयंकर भड़का हुआ आशिक है, बात समझ में, उसने जोर से ही कट मार दिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो फोटो पर माला टंगनी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया वो होता है फाइब्रिन, किसके साथ मिलता है? आरबीसी के साथ में। और किस चीज का निर्माण करता है? थक्का बनाने का निर्माण करता है। कहानी कैसी होती है? समाप्त। तो कौन से शब्द अपने को याद रखना है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एक प्रकार का पट्टिकाओं में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है, पहली बात। दूसरी बात जो है, इसका काम क्या होगा? रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जो भी प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन बताना। यह मिलेगा प्लाज्मा में उपस्थित किसके साथ में? फाइब्रिनोजन के साथ में, और बनाएगा फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन है ये फिर आरबीसी के साथ मिलकर खून के थक्के का निर्माण करेगा, जो कि बेसिकली ब्लॉक कर देगा ब्लड के बहने को। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट, हरी अप, ले लिया। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है जी। अगला सवाल है भैया कि रक्त और लसिका यानी कि लिम्फ में क्या अंतर होता है? कई बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। देखो रक्त जो है ना, इसमें क्या क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और पट्टिका उपस्थित होती है। पट्टिका अणु जो है ये इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स। पट्टिका अणु बोले तो प्लेटलेट्स, ठीक है जी। तो ये सब उपस्थित होते हैं, इसके कारण इसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। लिम्फ की यदि हम बात करें तो लिम्फ का रंग जो है वो लाल बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा पीला धूसर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है लिम्फ, ठीक है। चलिए, इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है ब्लड में वो कैसी होती है? अधिक होती है और इसका प्रवाह जो है वो तेजी से होता है। इसमें ग्लूकोज की सांद्रता कैसी होती है? तो भैया कम होती है। यदि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रक्त और लिम्फ के बारे में, तो ये थी रक्त को लेकर जानकारी। अब आते हैं किसके बारे में भैया? लिम्फ के बारे में। चलिए आइए, लसिका क्या होती है? तो ध्यान से देखिएगा, ये तो रंगीन होती है, रंगहीन होती है, बेसिकली रंगहीन होती है, रंगहीन, पीली धूसर होती है, उसको हम रंग नहीं मान सकते। इसमें केवल लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इसमें राइट, इसमें प्रोटीन की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है, इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है और इसमें ग्लूकोज की जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। इसमें जो ग्लूकोज की सांद्रता है वो कैसी होती है? तो भैया अधिक होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको भी अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों में वहन में क्या अंतर होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, जाइलम करता क्या है? ध्यान से देखो, ये पेड़ के धड़, शाखा, पत्तियों तक जल तथा घुलनशील लवण लेकर जाता है। आपने कहा हाँ सर। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम जो है वो हर पेड़ के हर डायरेक्शन में जो है भोजन लेकर जाएगा, पर जाइलम जो है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। जाइलम जो है वो एक दिशा में ट्रेवल करेगा, जड़ों से जो है पेड़ के हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। कौन? जाइलम। पर फ्लोएम जो है वो किसी पत्ती के अंदर से जड़ में ऊपर भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। मतलब जाइलम जो होगा वो सिर्फ जो है ऊपर मुखी क्या करेगा भाई? संवहन करेगा। जबकि हम यदि फ्लोएम की बात करें तो वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, नॉर्थ में भी जाएगा, साउथ में भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सब तरफ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो जाइलम वृक्ष के धड़, शाखा और पत्ती तक जल तथा घुलनशील लवण लेकर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जल तथा घुले हुए लवण जो होते हैं इसका चढ़ना वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। इसको आप जो है यहां पर वाष्पोत्सर्जन भी कह सकते हो। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, राइट, यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो भैया जल अच्छे तरीके से ऊपर नहीं चढ़ सकता और इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो खर्च नहीं होती है। क्योंकि कैसे जल ऊपर की तरफ चढ़ता है? राइट, तो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण के कारण।
क्लियर है? तो इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, इसको नोट करो। ठीक है, ये बात थी किसके बारे में? जाइलम के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भैया? फ्लोएम के बारे में। अब ध्यान से देखना, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है, जो भी भोजन के पदार्थ हैं उसको घुली अवस्था में, भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से, क्योंकि भोजन का निर्माण कहां पर हुआ है? पत्तियों के अंदर, पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? तो बाबूजी फ्लोएम करता है, पहली बात। दूसरी बात, यह परासरण दाब बढ़ा देता है, जिसके कारण फ्लोएम से पदार्थों को ऊतक की ओर भेजना आसान हो जाता है और दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तीसरी बात, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप पत्तियों से भोजन को निकालकर तरल अवस्था में पूरे पेड़ में पहुंचा रहे हो, आप शाखाओं तक पहुंचा रहे हो, आप जड़ों तक पहुंचा रहे हो, आप तने तक पहुंचा रहे हो, मतलब यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तगड़ा वाला लिया जाए स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग यार अब। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ेंगे। उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्सर्जी पदार्थ में कौन है? तो उत्सर्जी पदार्थ में है CO2। श्वसन के दौरान, देखो आप कंफ्यूज हो गए अब, राइट? आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पौधे जो हैं जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। अपन एक काम करते हैं, दोनों के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं और हमेशा के लिए जो कहानी है वो टेंशन फ्री हो जाएगी। ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं पादपों के बारे में। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पादपों के बारे में। ठीक, पादप। तो यदि हम पादपों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, तो भाई पहला है इसका प्रकाश संश्लेषण। चलो, तो पहला कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास जल है, राइट, और यहां पर अपने को रोशनी चाहिए। किसकी रोशनी चाहिए? तो सूरज की रोशनी चाहिए। और यहां पर अपने पास क्या है? तो हरित लवक चाहिए अपने को। आपने कहा हाँ सर, ये तो ठीक है। अपने को क्या क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलेगा, मुख्य रूप से ग्लूकोज मिलेगा और O6 मिलेगा। क्लियर है? और साथ में जो है जल भी मिलेगा कुछ मात्रा में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पहली बात थी, ये था प्रकाश संश्लेषण। इसमें ग्लूकोज का निर्माण हुआ, मतलब इसमें जो है ये मुख्य भोजन बन गया, मुख्य भोजन मिल गया। ठीक है, और ये जो चीज आपको मिली ये इस बार थी अपशिष्ट। ये कौन सी चीज थी? तो भैया ये थी इस समय पर अपशिष्ट। ठीक है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ आपका जो है प्रोडक्ट था, ये आपका उत्सर्जी पदार्थ था। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण जो है वो जनरली दिन के समय पर होता है। आपने कहा हाँ सर, बहुत सिंपल है। तो यहां पर आपका जो ऑक्सीजन है और जल है वो क्या मिल गए? अपशिष्ट मिल गए। पर यदि हम बात करते हैं श्वसन के बारे में, क्योंकि पेड़ पौधों को भी तो अपनी जीवन की गड्डी आगे बढ़ाने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए किस चीज की जरूरत है? भाई एनर्जी की जरूरत है। तो दूसरा वाला जो तरीका है वो है श्वसन। इनको भी श्वसन चाहिए। तो श्वसन में बेसिकली क्या होगा? पौधों ने जो ग्लूकोज बनाया था, पौधों ने जो भी ग्लूकोज बनाया था, बहुत ध्यान से देखिएगा, श्वसन में क्या होगा? पौधों ने जो भी ग्लूकोज बनाया था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब आपको ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट में नहीं, अब आपको वो कहां चाहिए? अभिकारक में चाहिए। क्लियर है? बोलो यस सर। और भैया ये जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जब ये अभिक्रिया होगी, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इस टाइम पर आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और आपको मिलेगी जल और आपको मिलेगी ऊर्जा। ये ठीक है? पक्का? तो पौधों के अंदर श्वसन में अभिक्रिया हो गई। आपने कहा हाँ सर। अब इस बार अपशिष्ट ये है। ठीक, और ये अभिक्रिया जो है वो सामान्यतः कब होती है भैया? रात के समय पर होती है। तो पौधों को भी श्वसन की जरूरत होती है। हमसे इनमें श्वसन की जो दर है वो कैसी होती है? जीव जंतुओं से बेसिकली कम होती है। आपने कहा हाँ सर, ठीक है, चलो। तो दिन रात में ये, तो अब ध्यान से देखो कि देखो ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो अपशिष्ट हैं अलग अलग केसेस के लिए। आपने कहा हाँ सर। तो अब इनको हम बाहर कैसे करेंगे? उत्सर्जन इनका कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया गैसों का उत्सर्जन तो सीधे सीधे होता है किसके कारण? गैसों का और जल का जो उत्सर्जन है, बहुत ध्यान से देखना, सीधे सीधे होता है पत्तियों में जो रंध्र छिद्र होते हैं उनके कारण। ठीक, रिएक्शन नोट करो, हरी अप। अब देखो,
अतिरिक्त जल जो रहता है उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से छुटकारा पा लेते हैं। मतलब जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतना जो एक्स्ट्रा जल होगा वो कैसा होगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, इनमें बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है, टैनिन हो गया, पत्तियां हो गई, छाल हो गया, ये जितनी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब कहां पर भंडारित हो जाती हैं, छाल में हो जाती हैं, जो कि छाल के हटने से खत्म हो जाती है। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और प्रोटीन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसको हम गोंद कहते हैं। और ये गोंद वही वाला है जिससे आप कागजों को चिपकाया करते हो और इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पादपों में जब बहुत सारे ऊतक जो हैं वो मृत कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जब यहां पर बहुत सारे जो ऊतक हैं वो मृत कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, तो पत्तियों के रूप में, राइट, उनको हम क्या करते हैं, छुटकारा दिला देते हैं। आप सोचो पेड़ पौधे कितने इंटेलिजेंट होते हैं कि जैसे कोई पत्ती पुरानी हुई, सूखने लगी, पीली होने लगी, उसको वो तुरंत गिरा देता है। क्लियर है, बोलो यस सर। कुछ उत्सर्जक पदार्थ गोंद के रूप में निष्क्रिय जाइलम में संचित रहते हैं और उसका भी हम क्या करवा देते हैं, फिर उत्सर्जन करवा देते हैं। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। और हम चलेंगे अगले सवाल के तरफ। मूत्र बनने की मात्रा में जो नियमन है वो किस प्रकार से होता है। अब ध्यान से देखिए, मूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, बहुत ध्यान से देखना। हमारे शरीर का जो एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, बोलो यस सर, ये होता है यूरिया। हमारे शरीर में बनने वाला, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, तो भैया वो है यूरिया। आपने कहा हाँ सर, ठीक है। अब इस यूरिया को बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत है। और जब हम यूरिया को बाहर निकालते हैं तो हम कहते हैं भैया जो एक्स्ट्रा लवण है, एक्स्ट्रा जो खनिज है जिसकी शरीर में जरूरत नहीं है, उसको भी काम करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यूरिया, जल और ये जो खनिज लवण है ये मिलकर निर्माण करते हैं किसका, मूत्र का। और ये कहां पर बनता है, तो सीधी बात ये कि ये बनता है किडनी यानी कि वृक्क के अंदर पाए जाने वाले जो नेफ्रॉन्स यानी कि वृक्काणु हैं उनमें। क्लियर है, बोलो यस सर। तो शरीर में, बहुत ध्यान से देखिएगा, शरीर में मूत्र कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं। मूत्र की मात्रा शरीर द्वारा पानी ग्रहण करने के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात। ज्यादा पानी पियोगे तो बार बार हल्के होने जाओगे, कम पानी पियोगे तो देर से जाओगे, पर जब मूत्र विसर्जन के समय पर जलन हो सकती है क्योंकि खनिज और लवण निकल रहे होते हैं उस टाइम पे। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो मूत्र की मात्रा शरीर द्वारा पानी ग्रहण करने के ऊपर निर्भर करती है। पहली कहानी, नेफ्रॉन नलिका द्वारा पानी की मात्रा का अवशोषण निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो अभी हमसे बेसिकली वृक्काणु का डायग्राम एंड ऑल दैट बनाने की बात नहीं की जा रही है, इसलिए हम अभी नहीं बनाएंगे, दरगोत्रीय प्रश्न में निपटा देंगे। शरीर में जल की जो मात्रा है वो कितनी है, ये पहली बात। कितना जल जो है उत्सर्जन करना है ताकि शरीर के ऊतकों में जल की कमी ना हो। तो शरीर के अंदर ना तो ज्यादा जल रहना चाहिए और ना ही कम जल रहना चाहिए, लिमिटेड रहना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको हम मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बात, घुलनशील उत्सर्जक जैसे कि यूरिया, मनुष्य में मुख्य रूप से यूरिया और यूरिक अम्ल और लवण आदि का शरीर से कितना उत्सर्जन करना है। जब शरीर में अधिक उत्सर्जन होगा तो जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में मूत्र जो है वो कैसा होता है, ज्यादा बनता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। नोट कर लो, हरिया, ठीक। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, हम बढ़ेंगे आगे। बात की जा रही कि मानव मूत्र जो है इसके अवयवों की अपने को क्या करनी है, प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो भाई सीधी सी बात है कि देखो, जो जल है वो एक माध्यम है। क्या है, तो जब आप जल की बात करोगे तो जल क्या है, तो एक प्रकार का माध्यम है। आपने कहा हाँ सर माध्यम तो है। लवण जो है, राइट, जो लवण है, ठीक है, और यूरिया है, ये दोनों क्या है, तो ये जो है अपशिष्ट पदार्थ, और इन्हीं का जो है उत्सर्जन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, बोलो यस सर। नोट कर लो, बढ़िया सवाल था, छोटा सा। और ऐसा करते करते इस पूरे चैप्टर के अपन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो निपटाई दिए, है ना। चलिए और बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। गर्मियों के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है। साइंस के साथ साथ जो है एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन एक बार अपने से ट्राई करो, डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। हरी अप, ट्राई करो, ठीक है। तो अब आप कह रहे होंगे सर देखो ऐसा है, गर्मियों के समय पर तापमान बनाए रखना बहुत जरूरी है हमारे शरीर का। बिल्कुल सही बात। गर्मियों के समय पर तापमान बाहर का बढ़ जाता है, और बाहर का तापमान यदि बढ़ जाता है तो शरीर का जो तापमान है उसको 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर बायोलॉजी भी है,
और केमिस्ट्री भी है। और कैसे है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो, हमें तापमान को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर का जो जल है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और हमारे शरीर का जल, जब अब जल बाहर निकलेगा और हमारे शरीर की जो ऊष्मा है यदि वो उसको उपयोग करेगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे शरीर का जल राइट ऊष्मा को उपयोग करके परिवर्तित किस में हो जाएगा, तो भैया जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। कहानी कैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है राइट। अब जल वाष्प में परिवर्तित हो गया तो ये ऊष्मा बाहर निकल गई। ऊष्मा यदि बाहर निकल गई इसका मतलब ये कि शरीर जो है वो कैसा हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, शरीर जो है वो ठंडा हो गया। ऊष्मा यदि बाहर निकल गई तो जो शरीर है वो बेसिकली कैसा हो गया, तो भैया ये ठंडा हो गया। क्लियर है कहानी। और ये कैसे बाहर निकलता है, जो हमारी त्वचा में उपस्थित जितने भी, हमारी त्वचा में उपस्थित, बात समझ में आई, हमारी त्वचा में उपस्थित जितने भी श्वेत ग्रंथियां हैं, श्वेत बोले तो क्या भाई पसीना, ठीक है, तो जिससे जितने भी उपस्थित जितने भी रंध्र छिद्र हैं, जूम करके यदि आप देखोगे तो अपनी स्किन जो है, त्वचा जो है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर। तो उनमें से जो है पसीना बाहर की तरफ आता है और जिससे हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या बना रहता है भैया, स्थिर बना रहता है। तापमान में यदि परिवर्तन आया तो फीवर आ जाएगा, खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई, बोलो यस सर, ठीक है जी, नोट कर लो। तो गर्मियों के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है, इसके पीछे का कारण, और मटके का पानी ठंडा कैसे रहता है, इसके पीछे का केमिस्ट्री के हिसाब से जो कारण है वो बिल्कुल कैसा है, एक समान है। ठीक है जी, बोलिए यस सर। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। उत्सर्जन की अपने को लिखनी है परिभाषा। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है राइट, उससे बहुत सारे ऐसे पदार्थ बन जाते हैं उत्पाद के रूप में जिसका शरीर के अंदर कोनो काम ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। बात समझ में आई। जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है राइट, जो कि कब बनता है, तो भैया श्वसन के दौरान बनता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी जो कुपिकाएं होती हैं, एल्वियोलीज होती हैं, वो श्वसनिकाओं के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से पर्यावरण में भेज देती हैं। ठीक है जी। जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होती, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप बनता है नाइट्रोजनी पदार्थ। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, अमीनो अम्ल हैं, जो कि मुख्य रूप से पोषक तत्व हैं, इनके विखंडन से निर्माण होता है अमोनिया का, आपने कहा हाँ सर, यूरिया का, आपने कहा हाँ सर, और यूरिक अम्ल का। और अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बनते हैं। क्लियर है कहानी। जैसे आप यदि पक्षियों की बात करेंगे तो भैया यूरिया नहीं बनता, यूरिक अम्ल बनता है। क्लियर है। हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, आपका यूरिया है, और जब ये जल के साथ मिलता है कुछ खनिज और लवण के साथ में तो निर्माण करता है किसका, यूरिन यानी कि मूत्र का। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो उत्सर्जी पदार्थ वो होते हैं जो क्रियाओं के दौरान शरीर में बनते हैं, जो विषैले होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, और जिनके शरीर के अंदर कोनो जरूरत नहीं होती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। शानदार तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस निपटा दिए हैं और बात समझ में आई। और पिक्चर अभी में बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये तो पार्ट सिर्फ 1 था, ये सिर्फ पहला पार्ट था, ये सिर्फ बिगिनिंग थी, अभी कंक्लूजन आना बाकी है। मतलब अभी इस चैप्टर के हम लोग देखो लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे, अभी इसके ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी बाकी हैं, और वो जल्दी ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आपने सर्च किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम वाले जो हैं राइट वो 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में यदि हम बात करें तो बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इसी तरीके से आप सारी कक्षाओं का मजा ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। आज की क्लास में यदि आपको कोई भी डाउट होगा सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट जो है वो पुट कर दीजिए। इसी तरीके से बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में जो है वो गर्दा उड़ाकर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।